सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम, गुड नाइट। आज का प्रोग्राम भी बहुत स्पेशल है, हमारे पास स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल डिशेस हैं। लेकिन चलें, मैं सबसे पहले हस्बे रिवायत अपनी टीम का आपसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारी सिंगर हैं जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, जुरैन, पाशा, अशरफ, आइडन, और हमारी अमेजिंगली टैलेंटेड शेफ मरियम। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ मेरा वीज़ा एक्सपायर होगा तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ इनके नॉर्म्स या लॉज के मुताबिक नहीं रहती तो मैं डिपोर्ट भी हो सकती हूँ या कुछ भी हो सकता है। मेरे मुल्क में एज अ पाकिस्तानी मुझे वहाँ हर तरीके से रहने का हक है। मेरा वीज़ा एक्सपायर वहाँ नहीं हो रहा, मुझे कोई वहाँ से डिपोर्ट नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं बिलोंग करती हूँ पाकिस्तान से, चाहे मेरे पास कितने भी पासपोर्ट हों, बट आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई विल रिमेन अ पाकिस्तानी। तो वो जो सिक्योरिटी है, वो जो अपनापन है, वो आपको अपनी ज़मीन से कनेक्ट होके ही मिलता है और किसी तरीके से नहीं मिलता। आपका अपना घर है, पाकिस्तान आपका घर है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सजाते हैं। तो आइए चलते हैं कौमी तराने। राइज फ्रॉम इस्तांबुल, एक स्पेशल एपिसोड लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जी हमारे पास आज। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मरियम की तरफ, जो मुझे लगता है आज यौम आज़ादी के मुताबिक की मुनासबत से कुछ बना रही हैं। चले आए उनसे मिलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है किचन में। हेलो, हाउ आर यू? Wonderful, I'm wonderful today. I know you're wonderful and you're looking beautiful. Thank you so much. मरियम ने तो जी आज हमारी आज़ादी का दिन, हमारे झंडे का कलर ग्रीन पहना हुआ है। You wearing green? Yeah, for the today's special, I'm Yes. wearing green because independence is so important for also Turkish people. And that's why it's also a celebration for us. And for that reason, I'm making a celebration cake today. ओह जी, आज मरियम सेलिब्रेशन हमारी 14 अगस्त आज़ादी की मुनासबत से एक स्पेशल केक बना रही हैं। इन्होंने ग्रीन पहना हुआ है, जुरैन ने वाइट पहना हुआ है, हमारे झंडे के रंग हैं यहाँ पे। Oh, so all right. What kind of a cake is it? I'm making a fruit cake today. Fruit cake. Fruit cake. I cooked my sponge cake already yesterday because I want all the flavor rest of one night. And this is best while you making cake. So the sponge cake, can you get it from the market as well if you don't want to bake it? You can take it from the market as well. But Sponge cake है जी, और इन्होंने sponge cake पहले बना लिया ताकि वो रात को जरा सेट हो जाए। एक दिन पहले बना दिया, आप एक दिन पहले बना के रख सकते हैं स्पॉन्ज केक, या इसको बाजार से भी ले सकते हैं, ये मिल जाता है। ओके। And also we will make a cream today. Cream. Patisserie cream. This What called cream? Patisserie cream. Patisserie Patisserie. Okay. Or as a French. We will make it in easy way, not a mixed way. So easy way, and I want to make a pure cake. That's why I'm using fruits. That's all. Oh, that's it. So you're making a cake and pastries. Yes. Separately. No, we are making the cream which we will use in our cake. Okay, हाँ जी, ये जो फ्रूट्स हैं जो इसमें होंगे, it's a fruit cake with strawberries और pineapple यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये है जी ये cream, you're gonna make Cream, cream. yes. अच्छा, इसके अंदर filling होगी। तो जी, this is very interesting. हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बना रही है। All right. So, are you going to bake it or what? How are you No, going to? we just cooked the cream. Yesterday I baked already my sponge cake, and then what I will do, I will use some sugar paste, and I will decorate Sugar my paste? cake with sugar paste. Okay. So, how from where can you get this? ये sugar All paste है markets जी। you can find them. और can you make it at home as well? It's not so possible because you have to use special equipments. That's why buying outside is better. Okay. So, if you don't have this, what can you use? You can use also cream while you are covering the cake. अच्छा, ये जो कवर करने के लिए है तो आप इसकी जगह क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू मरियम, यू कैन गेट टू वर्क। मरियम को कहते हैं कि ये केक बनाना, यौम आज़ादी का केक बनाना शुरू करें, हमारा स्पेशल केक। और मरियम, आई विल कम विद माय गेस्ट Sure. एंड वील टेस्ट योर केक। Sure.
Waiting for you. जी, अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक के बाद जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट होंगे उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे आज के जो गेस्ट हैं ऐसी शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक म्यूजिक इंडस्ट्री से। म्यूजिक के आसमान पर वो एक चांद बनकर चमके हैं, उनकी रोशनी जो है वो हर तरफ फैल गई। उनकी आवाज़, मुनफरिद आवाज़ और मुनफरिद धुनें जो उन्होंने कंपोज की, उन्होंने शायकीन के दिलों में घर कर लिया। बहुत फैंस हैं उनके दुनिया भर में, बहुत बहुत ज़्यादा फैंस हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं ही हैज़ अ लॉन्ग लाइन ऑफ फैंस। बहुत मुनफरिद आवाज़ है उनकी। अगर ये कहा जाए कि उनका म्यूज़िक हर तबके में मकबूल है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। जी, हमारे आज के मेहमान हैं मौसीकार, गुलूकार, फिल्म कंपोजर एंड प्रोड्यूसर जवाद अहमद। जी, ब्रेक के बाद जवाद अहमद हमारे साथ होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। और मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट जवाद अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। हम अच्छी तरह उनको जानते हैं। हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान जवाद। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को, तमाम पाकिस्तानीज़ को जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, आज़ादी मुबारक। हम सबको मुबारक हो जी, हमारी अपनी हैप्पी बर्थडे। हाँ जी। अच्छा, टर्की आप पहली दफ़ा आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके 14 अगस्त मनाना? हाँ, मैं पूरी दुनिया में फिरा हूँ, बहुत मतलब तकरीबन सारी दुनिया फिर ली है, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि इस तरफ आना नहीं हुआ। पाकिस्तानीज़ बहुत कम हैं, शोज़ नहीं होते इस तरह, कॉन्सर्ट्स नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं आपको कॉन्सर्ट के लिए। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि मैंने मिस किया है कि पहले आना चाहिए था। पहले आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, अच्छा लग रहा है आपको यहाँ के? अच्छा, हाँ। हाँ, लेकिन देखे ना, हमने यहाँ पे, आप आए नहीं है यहाँ पे और यहाँ आपके कॉन्सर्ट्स नहीं होते बिकॉज शायद पाकिस्तानी कम है यहाँ पे या अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन हमने पाकिस्तानी फ्लैग देखें यहाँ पे लगा दिए हैं। और आज हम टर्की में, जो हमारा एक दोस्त मुल्क है, इधर हम अपने पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मना रहे हैं। मुझे अच्छा बल्कि ये लग रहा है कि मेरी ना एक मुनासबत बन गई है, होता है ना एक इंसान की किसी चीज़ के साथ एक लिंक डब हो जाता है वो, तो वो शायद पाकिस्तान के साथ, नेशनलिज्म के साथ, पेट्रियाटिज्म के साथ वो एक बन चुकी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मुझे स्पेशली उस दिन के लिए आपको एज अ गेस्ट जो है, स्पेशली जब 14 अगस्त की कोई ट्रांसमिशन होती है तो जवाद को बुलाया जाता है। ये कैसे हुआ है, कैसे ये लिंक बना? खुद ही बन गया या इंटेंशनल था? मारियो, मैं असल में इंटरनेशनलिस्ट हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनलिस्ट ही सबसे अच्छा नेशनलिस्ट भी होता है, क्योंकि इंटरनेशनलिस्ट में नेशनलिस्ट तो आता ही है ना। और देखें, आपको पूरी दुनिया के इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए, आपको हर एक के लिए अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन जब आप पाकिस्तान के बारे में करते हैं कोई बात, तो ऑफ कोर्स ये जिम्मेदारी जो आप कह रहे हैं कि आप पूरी दुनिया से मोहब्बत करें, वो स्टार्ट तो अपने घर से होती है ना। बिल्कुल। तो इसलिए आप नेशनलिस्ट भी होते हैं जब इंटरनेशनलिस्ट होते हैं। मैं समझता हूँ कि पेट्रियाटिज्म भी जो है ना, वो असल में वो मिट्टी से और समंदर से और पहाड़ों से नहीं होता, वो उस मुल्क के लोगों से होता है जहाँ आप रहते हैं। उनकी हालत बदलनी चाहिए, वो खुशहाल होनी चाहिए। मेरा हमेशा से ये रहा है कि मेरे जो सॉन्ग्स हैं, मैं लोगों की बात करता हूँ उनमें, मैं हमेशा दोस्ती की, मोहब्बत की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ पहाड़ और समुद्रों की बात नहीं करता। ये तो एक सिंबॉलिक चीज होती है ना, आप इससे रिलेट करते हैं। कॉन्शियस आपकी एफर्ट थी ये म्यूजिक के थ्रू नेशनलिज्म को बेदार करने की? देखिए, मेरी एक पॉलिटिकल स्पिरिट है शुरू से। मैं जब एक बैंड में गाता था तो मेरे दीवार पे लिखा होता था वर्क करना है, और मेरे तमाम दोस्त जो हैं उस ज़माने के जो बैंड मेंबर्स हैं वो भी विटनेस हैं, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मतलब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब जानते हैं, कॉलेज के लोग जानते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, कि मैं हमेशा से एक सोशो पॉलिटिकल एक फ़िलासफ़ी रखता था जो कि इक्वालिटी की थी। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में लोग जो रहते हैं, उनको इस दुनिया में जो कुछ उगता है, जो कुछ बनता है, जो कुछ मिलता है, उनको वो मिलना चाहिए, उनके बच्चों को भी मिलना चाहिए। महरूम क्यों करते हैं आप लोगों को? तो इस सोच से जब आप इतना बड़े
मैक्रो लेवल पे आप सोचते हैं, तो फिर आप जब उस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं इनटू सॉन्ग्स लिरिक्स, या आप उसको लोगों तक को मैसेजेस पहुंचाने में करते हैं, तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें जो आप इतना बड़ा ओवरव्यू होता है आपका लाइफ और दुनिया के बारे में, वो उसके अंदर आ जाता है, समाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं ना चाहते हुए भी मेरे अंदर से निकलता है, क्योंकि वो आपकी गानों में खुद ही आ जाता है, खुद ही आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक तरीका है, इससे कोई फर्क पड़ता है कि गाने आप सुनाएं, अच्छी ट्यून हो और उसके अंदर हो कि पाकिस्तान पाकिस्तान, उससे पाकिस्तान चेंज हो जाएगा? देखें, मैं जो हूँ ना, मेरे लिए म्यूजिक एक व्हीकल है। मेरे लिए आप ये समझ लें कि ये ड्राइविंग फोर्स तो होती है हर आर्टिस्ट की, कोई ना कोई होती है। मेरी जो है वो पाकिस्तान के लोगों के साथ, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी प्रोग्रेस, उसके साथ मेरा ही नथी है सारा का सारा म्यूज़िक। मैं म्यूज़िक में पर्पसली आया था, मैं ऐसे नहीं आ गया। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या काम कर सकता हूँ जिससे लोगों तक रीच आउट कर सकूँ, तो मैंने ये किया। और पहला मेरा जो सॉन्ग था वो डिस्पैरिटी के ऊपर था। अल्लाह मेरे दिल के अंदर जो था वो अमीर गरीब के फ़र्क के ऊपर मैंने बनाया था। मैंने ऐसे नहीं को कहा कि यार ये कॉन्सेप्ट होगा, इस पर क्या करोगे, तो ऐसे ने फिर उसको इलेबरेट ऑफ कोर्स किया थोड़ा सा। तो मेरा तो स्टार्ट ही इस तरह हुआ, लेकिन बाद में मुझे बहुत कमर्शियल म्यूज़िक करना पड़ा। उसकी वजह थी क्योंकि मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में लोग डांस करना चाहते हैं, और वो सॉन्ग्स जो डांसिंग होते हैं और जो सॉन्ग्स बैलेड्स होते हैं, लव बैलेड्स होते हैं, उनको ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये काम करना शुरू किया। रेवोल्यूशन का भी तो रोमांस होता है ना, फैज़ ने सारी उम्र रेवोल्यूशन के साथ रोमांस किया है। मैंने भी बल्कि फैज़ अहमद फैज़ का गाना गाया है, वो उनकी जो हम देखेंगे वो मैंने किया। लेकिन मेरा अपना रेवोल्यूशनरी बहुत कंटेंट है जो मैं इससे सब अनफोल्ड कर रहा हूँ। मैंने उस वक्त स्टार्ट किया हमारी, जब मैं 12-13 साल दो लोगों के साथ इंटरेक्शन करता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सटली मैं अपना काम करता रहा हूँ। अब हम हमारी एक तंजीम है इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट, जो कि पाकिस्तान की वर्किंग क्लास के साथ काम हम कर रहे हैं, मजदूरों किसानों के साथ। क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक मजदूर किसान या गरीब आदमी खुद ऑर्गेनाइज होकर अपने राइट्स के लिए नहीं निकलेगा, अपनी लीडरशिप प्रोड्यूस नहीं करेगा, अपने अंदर से लीडर्स नहीं निकालेगा, तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। वो अपनी क्लास के लिए करते हैं, हर क्लास अपने ही इंटरेस्ट को डिपेंड करती है, या उसको या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को डिपेंड अपने कर रही होती है। नहीं, असल में तो क्लास आप ये कह लें कि इंसान क्लासिफाइड हमेशा होते हैं। मार्क्स ने कहा था कि ये जो है ना, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज हिदरटू अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डायलेक्टिकली अगर आप देखें तो वो बिल्कुल ठीक कहता था। साफ नजर आता है जी, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें नजर आता है, अपने इर्द गिर्द नजर आता है। आप देखें ना, बागबानपुरे में लाहौर में, लियारी में कराची में, नाज़िमाबाद में कराची में, आपको साफ पता है खास किस्म के लोग रहते हैं। और डिफेंस कराची में, और गुलबर्ग लाहौर में, और डिफेंस लाहौर में एक और क्लास रहती है जिसको आप बाकायदा बता सकते हैं कि डिफेंस के लोग ऐसे होते हैं और बागबानपुरा के ऐसे होते हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं? वो क्लास उनकी एक आइडेंटिटी है। तो जब तक इंसान क्लासेस में बढ़े रहेंगे और ग्रेजुएट नहीं करेंगे उन क्लासेस से, तब तक नहीं कुछ होने वाला। हाँ जी, एक क्लास से दूसरे में जाने के लिए थोड़ा सा जरा ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, आगे पढ़ के आगे निकलना पड़ता है। सो डू यू थिंक कि ये जो आपका सोशल वर्क है, ये डू यू थिंक यू गोइंग टू, कोई है ऐसा इरादा ऑफ कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, सियासत की तरफ आने का? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी बहस हो रही थी, तो मैं कह रही थी कि हमारे लीडर हैं जो सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, तो मैंने कहा ये इतना सोशल वर्क करते हैं तो ये सोशल वर्क ही करते रहे तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, बिकॉज ही सो गुड, इसमें इतने अच्छे हैं वो, तो इनको क्या जरूरत है ये सियासत की तरफ आने की? तो जवाब ये था कि जी, विच मेड सेंस एज वेल, कि वहाँ पे लॉज बनाने और चेंज करने के लिए भी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। एक मुल्क के लिए एक लॉ बनना और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना भी बहुत ज़रूरी है सोशल वर्क के अलावा। सो आप क्या समझते हैं कि क्या ये ज़रूरी होता है? देखिए, सोशो पॉलिटिकल वर्क जो होता है ना, वो जब भी कोई इंसान जब भी कोई इंसान सोशल वर्क करता है ना, उसके अंदर उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है। ये हो नहीं सकता। एक ज़माने में ईदी साहब ने बल्कि स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इनकलाब ही आएगा तो कुछ होगा। तो वो क्यों कह रहे थे? वो तो इतना सबसे बड़ा सोशल वर्क नेटवर्क जो है वो उनका है पाकिस्तान के अंदर। उनको भी ये समझ आ गई थी। इमरान खान साहब को भी ऐसे तरह समझ आई कि सोशल वर्क से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, शौकत खानम कितने लोगों को कैटर कर लेता होगा साल में? पाकिस्तान में मतलब चंद हज़ार मुश्किल से, पाकिस्तान में लाख से ज़्यादा
1.5 लाख के करीब जो है वो, ये इनकी खुद रिसर्च है, इनका खुद स्टैटिस्टिकल डाटा है कि 1.5 लाख के करीब लोगों को कैंसर होता है। हाँ। सबको तो आप इलाज नहीं कर सकते। तो किसी मुल्क के अंदर सोशल वर्क होता कब है? जब उस मुल्क के पॉलिटिकल अदारे जो हैं वो लोगों को कुछ देने से कासिर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चैरिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है कि जब कि आपके लोगों को महरूम रखा जाता है, आपके लोग जो हैं वो जिंदा नहीं रह सकते उस तरीके से जिस तरह के एक इज्जतदार आदमी को रहना चाहिए, उसको सेहत मिले, इज्जत नफ्स और रिस्पेक्ट के साथ, तालीम, सेहत, उसको रोजगार, उसको उसकी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, जब तक नहीं मिलेगा वो एक इज्जतदार इंसान कैसे हो सकता है? डिग्निफाइड तरीके से, मौत भी डिग्निफाइड तरीके से नहीं आ सकती। एग्जैक्टली पाकिस्तान में ऐसे होता है। लोग ढूंढते फिरते हैं कि कफन दफन के पैसे कहीं से कर लें। गरीब लोग 6-6 हज़ार रुपए में लोग जो है महीने में गुजारा करते हैं। 6 हज़ार रुपये, कैन यू इमेजिन? मतलब 6 हज़ार से लेके 12 हज़ार तक पाकिस्तान का 70% आदमी रहता है। 70%, 6 हज़ार से लेके 12 हज़ार तक आपकी जो वर्किंग क्लास है। तो मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि देखें, जो आप बात करिए ना कि वो क्यों उसमें आए या कोई और क्यों आए, कोई भी इंसान जब उस बिजली महंगी होती है ना, या गैस नहीं आती, या पता लगता है जी कि अब तो तेल ही जो है वो ख़त्म होने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही होती, आपको बड़े मसाइल होते हैं, पानी का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है, तो आप फौरन पॉलिटिकल हो जाते हैं। जब एक आदमी खड़ा होकर बुरा भला कहता है ना गवर्नमेंट को, तो वो पॉलिटिकल होता है उस वक्त। तो क्या मसला है? हम लोग इतने, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम पॉलिटिकल है। मैं देखती हूँ कि हर एक जो है पॉलिटिक्स और इस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है, जो मुल्क में हो रहा है, लेकिन क्या चैनलाइज नहीं है कि कुछ कर नहीं पा रहे हम? क्या है? क्या फोर्स हमारी चैनलाइज नहीं है? कोई लीडरशिप नहीं है? क्यों हम किसी तरफ जा नहीं रहे? कैसे चेंज आएगा? ये इनकलाब है, ये कौन सा मोड़ है जिसपे हम खड़े ही हुए हैं? खतरनाक। मैंने पहले भी कहा था, मैं रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेक होल्डर है असल में, और जिसको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने तरक्की के लिए इनकलाब करना है, उस तक तो कोई जा ही नहीं रहा। वो तो मजदूर है, वो तो किसान है, वो आदमी है जिसके पास दिन में सिर्फ इतना ही पैसा होता है कि वो अपने बच्चों को खाना खिला दे। आपको पता है 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाता। 2.5 करोड़, कैन यू इमेजिन? 18 करोड़ में से 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता आपका। तो आपकी अगली जनरेशन तो खत्म हो गई ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ असल में ये है कि आप रोटी पूरी कर लें। तो एक इंसान को उस लेवल पे रखा हुआ आपने कि वो किसी तरीके से जिंदा रह ले, और जिंदा पता किस पे रहता है? वो गंदम पे, कार्बोहाइड्रेट पे। अगर आप गंदम निकाल दें उसकी ज़िंदगी से, तो ना वो फल खाता है, ना वो गोश्त खाता है, ना वो अंडे खाता है, तो कुछ भी नहीं। 6 हज़ार रुपये में क्या खाएगा? मेरा अपना ख्याल है आज़ादी जो है ना, आज़ादी वो असल में जो होती है वही होती है कि वो इंसान अपनी मर्जी और अपनी पसंद से जी सके। कॉन्वर्सेशन जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं ब्रेक लूं, लेकिन ब्रेक लेनी तो ज़रूरी है जी। लेट्स टेक अ ब्रेक। ला 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 बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल और मेरे स्पेशल गेस्ट जवाद अहमद इन कॉन्वर्सेशन विद हिम। जी जवाद, म्यूजिक के हवाले से अगर हम कहें तो म्यूजिक, पाकिस्तानी म्यूजिक को वे इस वक्त कहाँ आप देखते हैं? उसका मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? उसका माजी तो हमें पता है, उसका हाल क्या हो गया है? और मुझे एक वो पूछनी है कि जैसे आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, यू आर एन एक्टिविस्ट व्हेन इट कम्स टू आप ऐसे, मुझे महसूस होता है कि यू हैव अ कॉज और आप उसके लिए काम करते हैं। तो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए व्हाट आर यू डूइंग? या हमारे सिंगर्स वगैरह क्या इकट्ठे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे कहने के लिए कि मुझे मेरे राइट्स दो? देखें, फिर वही बात है कि पहली बात तो मैं बताऊं कि मैं समझता नहीं कि मैं कोई सिंगर हूँ। सिंगर्स जो थे ना वो हम समझते हैं। मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहिबा, तुफैल नियाज़ी साहब, सलामत अली खान साहब, ये लोग सिंगर्स है। सिंगर का मतलब ये होता है कि आप एक, जब आप नोट लगाते हैं तो उस नोट की एक रेजोनेंस होती है, एक उसकी हम कहते हैं रेवर्बरेशन होती है। आप उसके साथ अगर अपनी आवाज़ लगाएं तो आप जगह पूरी, मतलब 10 सेकंड के अंदर आप कहीं भी ना हिलें। हम तो हर वक्त हिलते हैं।
वो लोग थे जो असल में सिंगर थे। लेकिन बहरहाल हमें हमारा पूरा इस तरह निकला पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर नया नया चैनल्स खुलना शुरू हुए। उससे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न था सिर्फ। हम उस दौर में आए जब पाकिस्तान में 1-2 चैनल्स टेरेस्ट्रियल चैनल्स ज़्यादा बढ़े और साथ पीटीवी ने म्यूज़िक को एकदम पॉप म्यूज़िक के लिए खोला। उससे पहले वो सिर्फ क्लासिकली ट्रेंड लोगों को लेता था। रात को एक पुराना प्रोग्राम होता था क्लासिकल 9-10 बजे खबरनामे के बाद हुआ करता हाँ नहीं, लेकिन बाकी लोग भी क्लासिकली ट्रेंड थे। आपको बताऊं, अमानत अली खान साहब गजल गाते थे, मेहदीन साहब गजल गाते थे, नूरजहां साहिबा फिल्मी गाने गाते थे, लेकिन पॉप का नहीं था। बड़े जबरदस्त किस्म के अकम्प्लिश्ड सिंगर्स थे। हम जब लोग आए तो बड़ा अच्छा हुआ, हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया। बहुत सारे आए मेरी तरह के, हम सब ने आगे, बल्कि मैंने तो म्यूजिक में आया इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये सब लोग स्टार्स बन सकते हैं तो फिर मैं भी बन सकता हूँ, तो मैं भी गा लेता हूँ। मेहदीन साहब तो मैं कितना तो नहीं गा सकता मैं, तो मैंने भी ट्राई किया और उसमें मैंने कुछ साइंटिफिकली देखा किस तरह करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोगों को क्या पसंद है। लेकिन अच्छा बड़ी वो करके आप आए थे। एग्जैक्टली मैं बता तो रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं तो बड़ा सोच समझ के डिज़ाइन किया अपना करियर। लेकिन लोगों का बड़ा प्यार है, मैं उनका बड़ा कदर करता हूँ उनके प्यार की। लेकिन असल बात आपको बताऊँ, हमें अच्छा टाइम मिल गया। फिर भी आज मेरे से ज़्यादा अच्छे गाने वाले लड़के लड़कियाँ हैं। मैं रोज़ देखता हूँ वो किसी ना किसी प्रोग्राम में बेचारे बैठे होते हैं, इतना अच्छा गाते हैं क्योंकि उनके सामने ना सारा कुछ ही आ गया। उन्होंने पुराने मेहदीन साहब को भी सुन लिया, हम लोगों को भी देख लिया, उनका दिल भी किया कि यार ये तो स्टार्स बन के हमें भी बने। बड़े बड़े ज़बरदस्त पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं, रिकग्निशन ही नहीं मिल रही उनको, नहीं मिल रहा। इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, इंडस्ट्री आपकी है नहीं। देखिए ये पाकिस्तान इंडिया में जब तक फिल्म इंडस्ट्री ना हो फ्लरिश ना करे, और फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसी जो पूरी दुनिया में म्यूजिक लेके जा रही हो, उस वक्त तक पाकिस्तान से सिंगर्स फिल्म इंडस्ट्री से तो निकल नहीं सकते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब आप खुद देखेंगे, अब आपके जो रिसेंटली जो सिंगर्स बड़े आए हैं, नाम बने हैं पिछले 7-8 साल में, मैं पुरानी लॉट में से हूँ जो पाकिस्तान से ही बने हैं। मतलब हम नेशनल लेवल पे बाहर से कोई हेल्प नहीं मिली। नहीं, हेल्प भी नहीं मिली, जरूरत भी नहीं थी, सपोर्ट इधर से मिल रही थी, पाकिस्तान टेलीविजन से मिल रही थी। अब जो लोग आ रहे हैं ना, जो हु आर मेकिंग इट बिग फॉर देमसेल्व्स, वो सारे के सारे इंडिया से ऑपरेट करते हैं। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान से मुझे बताएं ना कौन हिट हो रहा है। वहाँ जाके होकर आते हैं तो यहाँ पाकिस्तान में ज्यादा हिट हो जाते हैं, तब होते हैं। तो इसलिए साफ पता लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो प्रोसेस था जिसके अंदर आपको बाकायदा लोगों को स्टार्स बनाया जाता था, उनको सपोर्ट किया जाता था, वो खत्म हो गया। और इवन सिवाय ड्रामा और न्यूज़, पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट नहीं है, ना फिल्म की है ना म्यूजिक की है। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है, जो मुजरिम है, वो पैमरा है। बिल्कुल है। और इस ना उसकी कोई पॉलिसी है ना कुछ। और दूसरी कल्चर मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट खुद, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इनको अकल ही नहीं है कि एक पूरी फील्ड जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया है। और आप पूरी दुनिया में एम्बेसडर्स किस तरह बनाते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप अमेरिका को कैसे जानते हैं? पाकिस्तान में 18 करोड़ में से 10 लाख लोग सिर्फ जहाज में सफर करते हैं, सिर्फ 10 लाख। 17 करोड़ 90 लाख लोग जहाज में नहीं बैठ सकते। तो वो अमेरिका के बारे में कैसे जानते हैं? उनकी फिल्म्स के थ्रू, उनके गानों के थ्रू। माइकल जैक्सन को जानते हैं। तो अगर आपके मुल्क के सिंगर्स और फिल्म नहीं होगी तो आप क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं अपने बारे में? अब ड्रामे की हम लोगों की यहाँ पे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, एक्ट बन रही है, फिल्म एसोसिएशन है डायरेक्टर्स की, उस तरह क्या म्यूजिक की कोई एसोसिएशन है म्यूजिक सिंगर्स के लिए? अगर म्यूजिक की एसोसिएशन होगी भी ना, तो जब तक गवर्नमेंट जो है उसकी खुद पॉलिसी बनाने की नीयत नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी नीयत नहीं, तो जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, टकरे मार रहे हैं इस वक्त, कोशिश कर रहे हैं, तो उसी तरह क्या सिंगर्स इकट्ठे होके कुछ कर रहे हैं? म्यूजिशियंस, सिंगर्स, लोगों ने बहुत कोशिश की है। मैं तो हमेशा सपोर्ट करता हूँ। मैंने पहले भी साइन किया था, अभी भी करने को तैयार हूँ। हमारे जो लड़के जाते हैं वहाँ, कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो बताते हैं कि जी वो बात सुनने को तैयार नहीं है, बात कर भी लेते हैं तो कुछ करते नहीं है। मसला पता क्या है? इसमें पैसा इन्वॉल्व है। आपके एक शहर किसी पे भी चले जाए, वहाँ पे केबल ऑपरेटर्स होते हैं, अपनी अपनी केबल कंपनीज हैं, उनके 10 चैनल अपने हैं जो कि इलीगल एडवर्टाइजिंग लेते हैं, पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, सबके सामने लगे हुए हैं। पैमरा क्या कर रहा है? मुझे बताएं, तमाम मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज वहाँ पे एडवर्टाइजिंग देती हैं, और उससे लगा क्या होता है? इंडियन फिल्म्स, बाहर की फिल्म्स, उनके शोज और गाने, म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक। मुझे इंडियन म्यूजिक से एतराज़ नहीं है, मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मैं किशोर कुमार साहब को सुनता रहा हूँ सारी उम्र। मसला इंडियन म्यूजिक का नहीं है, मसला ये है कि हाँ, मसला ये है कि पाकिस्तान में उसी जुबान में
म्यूजिक बनाता है और फिल्म बनाता है, जिस जुबान में वो बनाते हैं, वो 1 अरब 20 करोड़ का मुल्क है, हम 18 करोड़ हैं। ऐसे मौक़ों पे मुल्कों को ख्याल करना चाहिए कि उनको प्रोटेक्शनिस्ट एक इकोनॉमी बनानी चाहिए, कुछ ट्रेड्स में, कुछ फील्ड्स में, स्पेशली इसमें। आप ये कहें, आप बताएं चैनल्स को, उनको कहिए पहली बात, तुम इलीगल कंटेंट नहीं चला सकते, एडवर्टाइजिंग नहीं ले सकते जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पास राइट्स नहीं होंगे उन गानों के, उन फिल्म्स के। ले ना जाके इंडिया से राइट्स, लग पता जाएगा इन्हें। एक तो ये चीज़, ये सीडीज लगा देते हैं, आप सोचें। अच्छा, दूसरा, चैनल्स को भी पाबंद करें कि आप इस तरह नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप उनको पाबंद करें, पाकिस्तानी चैनल्स को, अगर स्टेट को चाहती है करना, गवर्नमेंट चाहती है कि वो 30 to 40% कंटेंट जो है वो पाकिस्तानी म्यूजिक और फिल्म को दें, हर सूरत में उसको जगह दें। अगर वो नहीं देंगे ना, और मेन चैनल से, मेन चैनल मतलब म्यूजिक चैनल ना बना देंगे, ये देखें जी हमने म्यूजिक चैनल बना दिया, उसमें चल रहा है। हाँ। आपका वो चैनल जो एक्चुअली लोग देख रहे हैं, जो न्यूज़ दे रहा है या जो एंटरटेनमेंट दे रहा है, उसके अंदर आप फिल्म को और म्यूजिक को जगह दें। ये प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोल होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो आप इस तरह इन्फिल्ट्रेशन होती रहेगी और आपके अपने आर्टिस्ट उन पे ना कोई इन्वेस्ट करेगा, ना उनके म्यूजिक पे करेगा, ना उनकी फिल्म पे करेगा। तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। Why don't you lead it? मैं समझता हूँ कि म्यूजिक के अंदर इतने इंटेलिजेंट लड़के लड़कियाँ हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप करें कोशिश। चलें, मैं ट्राई करता हूँ। नहीं, बिकॉज दिस इज, हमें ओन करना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान को व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक एंड आर्ट्स एंड फिल्म, ड्रामा, हमें रखना है, उसको मैप पे कहीं दिखाना है, ये हमें करना पड़ेगा। चले, मैं ठीक है ना, आपकी एडवाइस मैंने ले ली है। मैं जहां आपको मौका कोशिश करता हूँ कि एडवाइस मतलब इसमें एक्टिव हो सकूं, लेकिन उसके लिए फिर वही बात है, तमाम म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को अपनी प्रेजुडिसेस पर्सनल से निकल के एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। हाँ, तो जी, मेरा मशवरा उनको ये इसी तरह तरीके से आती है। जो लोग सुन रहे होंगे वो यकीनन इस बात से एग्री भी करेंगे। एंड आई थिंक इसी तरह बात करके माइंडसेट में भी और थॉट में चेंज आता है। अगर आपके दिल और दिमाग में एक थॉट आ जाता है तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अच्छा जी, मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। आप तो लोगों को गाने सुनाते हैं, हम भी आपको गाना सुनवाएंगे। जुरैन, a special song for my special guest.
आपको टर्किश म्यूजिक? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बड़ा अच्छा बैंड है ये। और ये बकायदा इन्होंने आई एम टेलिंग देम दैट यू हैव studied music, you guys have studied music. ये ऐसे नहीं तबला बजाते हुए यहाँ पे पहुँच गए, but वो लोग लकी होते हैं जो अपने हॉबी को प्रोफेशन बना सकते हैं। अच्छा, आपका एक रेगुलर डे कैसा होता है? मैं रात को लेट सोता हूँ। मैं कुछ नहीं सोते ही नहीं है, मुझे तो पता चला है कि आप तो सोते ही नहीं है, सुबह 4 बजे तक जागते हैं, ये मुझे किसी ने बकायदा खबर दी है। अच्छा, मैं लेट सोता हूँ और मैं फिर भी जल्दी उठ जाता हूँ। ज़्यादातर मुझे कोई काम पड़ जाता है, 9-10 बजे तक मैं मतलब अप एंड अबाउट हो गए तो निकल जाता हूँ। लेकिन मैं जाता हूँ पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो हमने काम करने होते हैं, हमने साल के अंदर जो एक प्लान बनाया होता है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं हम चीज़ें। तो हमारे बहुत से दोस्त हैं जो मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, ट्रेड यूनियंस के अंदर काम कर रहे होते हैं, वर्किंग क्लास के साथ बेसिकली हम पेजेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और सर्विस इंडस्ट्री वर्कर्स, हम उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, ये कैसे आपने आपके दिन की तरफ दोबारा आएंगे, लेकिन मैं बीच में ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कैसे ख्याल आया कि इस कॉज को लेना है सिर्फ और कुछ नहीं उठाना, बट पेजेंट्स का, मजदूरों का ये वाला कॉज है, इस पर काम करना है? क्योंकि देखें, जब फिर वही बात, जब आप सोशल या पॉलिटिकल वर्क की बात करते हैं तो आप बेसिकली इंसानों की ज़िंदगी बदलने की बात करते हैं, आप खिदमत की बात करते हैं। और कौन लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बदलनी है आपने? पाकिस्तान की मिडिल क्लास मुश्किल से 15% भी नहीं होगी, बाकी जो 85% एग्रीकल्चर के साथ है ना हम लोग। हाँ, 85% आपके जो लोग हैं वो तो बेचारे गरीब लोग हैं। उनमें से 70% मैंने आपको बताया था वो तो उस ब्रैकेट में है जिसमें जिंदा रहना ही काफ़ी होता है। अब आपके मुल्क के अंदर मैंने आपको बताया इतने बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो आपके मुल्क में जो कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में लोग जाते हैं वो उनकी परसेंटेज इतनी कम है कि आप सोच नहीं सकते कि इतने से लोग सिर्फ पढ़ते हैं, बाकी सब लोग जो है नहीं पढ़ते। इस तरह के मुल्क के अंदर आपको जिस क्लास, डिप्राइव्ड क्लास के साथ काम करना चाहिए वो यही लोग हैं। बिल्कुल। जब तक मारिया ये लोग अपने राइट्स के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, जो मैंने पहले भी कहा था, और उनको खुद खड़ा करने के लिए मिडिल क्लास से ऐसे लोग निकलें जो उन तक जाएं, उनको एजुकेट करें, सोशल वर्क के वाले जैसे बाहर से लोग आएंगे और म्यूजिशियंस को और हम एक्टर्स को इकट्ठा करेंगे और हम खड़े होंगे, बाहर से लोग आएंगे। आप जैसे लोग जैसे मजदूरों के पास जा रहे हैं, उसी तरह बाहर से कोई मखलूक आएगी जुपिटर से, मार्स से, जो हम लोगों को इकट्ठा करेगी और फिर हम म्यूजिक और म्यूजिशियंस के लिए लड़ेंगे। यही आप कह रहे हैं ना? अच्छा जी, ठीक है। अगर नहीं जाएंगे लोग, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमारा असल रोल, हिस्टोरिकल रोल ये है कि इस मुल्क की क्लासेस के अंदर मोबिलिटी कायम करें, लोगों को बताएंगे यार तुम्हारे राइट्स क्या हैं, और पॉलिटिकली बताएं, सोशल वर्क के हवाले से नहीं, उनको पॉलिटिकली एक्टिव करें, ऑर्गेनाइज करें उनको। अगर आप उनको ग्रुप्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ट्रेड यूनियनाइज नहीं करेंगे, उनको मजदूरों और किसानों के पॉलिटिकल ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, राइट्स की पावर नहीं देंगे, बड़ा जरूरी है। हाँ, बड़ा जरूरी है जी कि आपको अपने राइट्स पता हो। हमें अपने राइट्स नहीं पता है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपने राइट्स नहीं पता है। इसके बारे में भी हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आज हम 14 अगस्त की बात कर रहे हैं या आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो अपने राइट्स को जाने बगैर और उनको इम्प्लीमेंट किए बगैर असल आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। अभी इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर जवाब से फिर पूछेंगे कि बाकी दिन में क्या करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक, सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। आप सबको एक बार फिर 14 अगस्त यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। जी, जवादा बता रहे थे कि आप अपने ऑफिस में होते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल को हल करते हैं। अच्छा, फिर बहुत से हमारे दोस्त हैं जो हम इक्वल लेवल पे काम करते हैं। अब मेरा अपना रोल है, मैं लोगों तक लेके जा सकता हूँ चीज़ें, बाकी लोग जो हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, एकेडमिक काम करते हैं बहुत से लोग। लेकिन उसके बाद मेरा दिन जो है वो म्यूज़िक के अंदर बहुत कम गुजरता है। एक्चुअली अगर आप ये पूछ रही हैं, म्यूज़िक पाकिस्तान में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप म्यूज़िक बनाएं तो वो आप उसका वीडियो बनाए फ़र्ज़ करें, तो आप चलाएंगे कहाँ पे? आपको पता है तमाम चैनल्स पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स
पैसे मांगते हैं गाना चलाने के सब। हाँ, कोर्स दे हैव सोल्ड देयर टाइम टू मल्टीनेशनल कंपनीज और पता नहीं किन किन को, तो वो उनका जो टाइम खरीदा गया है वो उसके अंदर आपका गाना कैसे डालेंगे? और वो गाना, हाँ कभी कई तो ऐसा होता है आपको मिल जाए कोई, हाँ कोई स्पॉन्सर, लेकिन वो भी अब बहुत कम मिलता है। वो ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि ऐड वैड चला दे। म्यूजिक के साथ उसका क्या ताल्लुक है? मतलब हाँ, एक दो प्रोग्राम्स हैं जो म्यूजिक बेस्ड हैं, वो ऑफ कोर्स उन्होंने एक अच्छा काम किया है पाकिस्तान के अंदर कि वो सारे चैनल्स पे चलाते हैं अपना प्रोग्राम। मैंने भी अभी रिसेंटली उनके साथ सॉन्ग किया था। मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा काम है। स्टूडियो की बात कर रहे हैं। हाँ, और मल्टीनेशनल्स को ये काम करना चाहिए क्योंकि इस मुल्क में इतना पैसा वो कमाते हैं, सारा प्रॉफिट बाहर ले जाते हैं। इस मुल्क के मेहनत कशों का जो है ना, वो पसीना और खून जो है, उसकी कमाई जो है, वो बजाय इस मुल्क के अंदर लगने के वो बाहर चली जाती है सारी। बिल्कुल सही। तो फिर राइट्स वाइट्स का तो सवाल ही ना करो ना। तो इसलिए मल्टीनेशनल्स को चाहिए कि उनको चाहिए, इतना पैसा कमाते हैं, कोई खिदमत भी करते हैं इस मुल्क की, तो ये एक अच्छा काम हो रहा है ये वाला जो है कोक स्टूडियो वाला। और मेरा ख्याल है कि और भी लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन म्यूजिक वैसे नहीं हो रहा। चैनल्स भी कई दफ़ा ये होता है, कोई चैनल कहता है मुझे, कई दफ़ा कहते हैं और मैं कर भी देता हूँ कि जी हमें इस तरह का सॉन्ग बना दें, कोई स्पोर्ट्स, हाँ तो वो मैं बना देता हूँ। वो भी चैनल को अपनी जरूरत होती है तो वो करता है, और फिर वो आपको स्पेसिफिकेशंस भी देते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ आप हमें बना दें या जो भी। लेकिन मारिया मैं नहीं करता ये, मैं तो वही करता हूँ जो मुझे करना है। मैं उनको कह देता हूँ कि मैं यही करूँगा, अगर आपको करना है तो। कई दफा मॉडिफिकेशंस होती हैं तो वो भी सोच समझ के करते हैं। कोई नजरियाती तौर पे बाहर निकल रहा हो तो हम नहीं करते। हाँ। अच्छा, स्ट्रेसफुल जॉब है आपकी, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है म्यूजिक के हवाले से? नहीं, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से पूछ रही हूँ। तो फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, उसको काउंटर कैसे करते हैं? देखिए, फ्रस्ट्रेशन जो है ना पाकिस्तान के अंदर, इवन म्यूजिक के अंदर बहुत है। बिल्कुल। मतलब आपका दिल करता है ना कि आप म्यूजिक करें ताकि लोग आपको कहेंगे हाँ यार ये अभी भी कर रहा है म्यूजिक। ये ऐसा नहीं हुआ कि इसका करियर खत्म हो गया है और अभी कह रहा है मैं कोई और कर लेता हूँ काम। मेरा दिल करता है कि ऐसा हो, लेकिन मैं नहीं, मेरे जितने कंटेम्परीज हैं उनसे कहें ना आप म्यूजिक बनाएं, वो बेचारे चलाएंगे काम पे, इसलिए कोई नहीं बनाता। लोग मुझसे पूछते हैं आप टीवी पे नहीं आते, उनको क्या बताएंगे टीवी पे आने के लिए कोई तरीका होता है आने का, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं आप टॉक शोज में जा जाके बातें करने से। आप तो म्यूजिक करते हैं, आप गाना गाए ना। तो एक तो इसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत हैं। हम कॉन्सर्ट्स करने के अलावा और कुछ नहीं करते। हम मेरे जितने एस्टैब्लिश जो आर्टिस्ट हैं जिनकी लॉट से मैं खुशकिस्मती से बिलोंग करता हूँ, हम लोग सिर्फ कॉन्सर्ट्स करते हैं, म्यूजिक कम क्रिएट करते हैं। दूसरी बात ये जो आपने दूसरी वाली बात की, देखें वो कहते हैं ना गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। और एक और है अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि वो पलट के झपट के पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर वक्त आपको इस तरह के सेटबैक्स होते रहेंगे। यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, आपको यही करना पड़ेगा। तो हम तो यही करते रहते हैं। हमें जब शिकस्त होती है, हमारा कोई काम नहीं होता, हम जिस तरह चाहते हैं वैसे नहीं हो रहा होता, बहुत मसाइल होते हैं, पैसों के बड़े मसाइल होते हैं। हम लोग जो है ना, हम एगैलिटेरियंस हैं। हम कहते हैं कि यार इक्वालिटी हो दुनिया में, ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो हमें वो फंड्स भी उस तरह नहीं देते लोग जिस तरह लोग सोशल वर्क में दे देते हैं। तो इसलिए बहुत सी फ्रस्ट्रेशन होती हैं, लेकिन यू हैव टू गो ऑन, आप बस चलते रहते हैं। अच्छा, जो पुरानी चीज़ें गा दी गई हैं जो शायद अब इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो फॉर न्यू ईयर जनरेशन, तो उनको रीवैम्प करके या री उनके अंदर म्यूज़िक दोबारा डाल के उनको आज की जनरेशन के लिए नई पैकेजिंग में लाना चाहिए। उससे फ़र्क पड़ता है, सो दैट द कनेक्शन रिमेन्स, चाहे गालिब के साथ हो, चाहे इकबाल के साथ हो, चाहे फैज़ के साथ हो। देखिए, हर इंसान जिस टाइम एंड एरा में रहता है ना, वो उसका कैदी होता है। आप जब भी उसका कोई कलाम पढ़ेंगे तो वो सारा का सारा 100% कलाम जो है वो रेलेवेंट नहीं होगा आज की दुनिया से, जो लोग चले गए। हाँ, अगर कोई रेलेवेंस बनती है, जैसे हम देखेंगे कि बनती है, तो मैंने वो गा दिया। अल्लामा इकबाल का भी सारा कलाम जो है रेलेवेंट नहीं है आज की कितनी सदी के साथ। हाँ, लेकिन कुछ है। मैंने एक उनका सॉन्ग किया था, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफा देख, बेताब ना हो मारकाए भीमो रिजा देख, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख। लेकिन मारिया, एक बात बताऊँ आपको, मैंने भी गाया ना, मतलब मैंने बोला है, मैंने इसके लफ्ज़ समझे हैं। मैं जिस जनरेशन से हूँ, हम लोग उर्दू अंग्रेज़ी दोनों पढ़ते थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे उर्दू में बड़े अच्छे मार्क्स आते थे, मैं बहुत शौक से पढ़ता था उर्दू, इंग्लिश में भी अच्छे आते थे। अब जनरेशन जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गई है।
आप आज उनको थोड़ा सा भी मुश्किल लफ्ज बताएंगे ना, उनको पता ही नहीं, समझ नहीं आएगा कि क्या कह रहा है ये। लेकिन जैसे फैशनेबल हो सकता है, फैशनेबल। आपने देखें, जब आपने इसको गाया, चूज किया होगा या गाया आपने, तो फिर आपने उसका मीनिंग भी समझा। जब म्यूजिक में कोई चीज़ आ जाती है और आपके मुंह पे चढ़ जाती है, बहुत सारे मैंने भी ऐसे देखा है कि कोई ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो आपको नहीं समझ आते, लेकिन जब आप उनको गुनगुनाते हैं या आपके इर्द गिर्द सुनाई देते हैं तो फिर आप उसका मतलब भी ढूंढते हैं और उसको फिर आप उसके शायर का भी पता लगा लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंटरेस्ट। मेरा मतलब ये है कि जो एक कनेक्शन और बड़ा प्रोफाउंड काम हुआ हुआ है पहले, मुझे नहीं लगता कि उस तरह का आज के दौर में वो अदब और वो लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मुझे नहीं लगता। तो वो एक कनेक्शन क्या हम बिल्कुल उसको छोड़ दें या एक कनेक्शन बनाए रखें? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आजकल तो वॉर ही मीडिया के थ्रू हर किस्म की लड़ी जाती है, तो ये भी क्या एक कनेक्शन बरकरार रखना ज़रूरी नहीं है? मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया के अंदर म्यूज़िक लेके जाना है तो फिर तो लोगों को इंग्लिश में गाना चाहिए, क्योंकि उनको समझ भी आए वो आप क्या कह रहे हैं। और म्यूज़िक को वैसे लेके जाना है, वैसे एस्थेटिकली लेके जाना है तो आप उर्दू में भी गा लें, पंजाबी में भी गा लें। पंजाबी म्यूज़िक बल्कि बड़ा इन्फेक्शियस होता है, कंटेजियस होता है। मैंने जितना पंजाबी म्यूज़िक गाया है वो गोरों में भी जब मैं जाके गाता हूँ, नॉर्वे में, इंग्लैंड में कभी गोरे आ जाते हैं, अमेरिका में भी आ जाते हैं, दोस्त यार भी आ जाते हैं, ढूंढ लेते हैं, फिर उसका मतलब भी ढूंढ लेते हैं, वो डांस करते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखें बड़ी फास्ट लाइफ है, बड़ा मुश्किल काम है। आप जो बात करिए ना वो बड़ी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा। अब होता क्या है कि अगर आप पुराना कलाम गाएं तो आप रेलेवेंस अगर तलाश कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ उसकी कोई, तो आप गा दें। मैं बुनियादी तौर पर सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। मेरा ख्याल है कि जो मैं चीज़ें लोगों को बताना चाहता हूँ मैं खुद लिखता हूँ, मैं अपने सारे गाने खुद लिखता हूँ। शायद ही मैंने 95% मैंने गाने खुद लिखे हैं, शायद ही कुछ गाने हो जो मैंने नहीं लिखे, लोगों से उठाए। जैसे मैंने अल्लामा इकबाल को भी गाया, कभी फैज़ अहमद फैज़ साहब को गा दिया, गालिब को भी नहीं गाया, लेकिन दिल करेगा तो वो भी गाऊंगा। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा काम करना था, छोटी सी लाइफ है, अब अगले 10-15 साल 25 साल में मर जाऊंगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुद ही लिख के लोगों तक पहुँचा दूँ जो मैंने एग्जैक्ट बात करनी है, प्रिसाइज बात, टू द पॉइंट जो बात करनी है। जी, आपका फीचर फिल्म और म्यूजिक उसके लिए करने का तजर्बा कैसा रहा? बड़ा अच्छा रहा। विरसा हमने जो प्रोड्यूस की थी, और विरसा वाज अ वेरी weak, bad, rather bad production. It didn't do well on screen, in cinemas. बहुत ही लॉस भी हुआ हमारा जो प्रोड्यूसर था मेन उसको, लेकिन उसका म्यूजिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना। स्पेशली एक सॉन्ग था, मैं तुम्हें समझाऊँ कि आई वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, लेकिन वो गाना मेरा दोस्त है सारी भी भग्गा, उसने मुझे कहा कि ये गाना है, तो मैंने फिर कहा कि राहत से गवाते हैं। फिर मैंने रात से गवाया, फिर उनसे कहा कि फिर लिरिक्स अहमद अनीस ने लिखे, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट बन गया। उसको फिर हमने उसी को ड्राइवर बनाया फिल्म का। गाना था वो तो पॉपुलर हो गया ना। हाँ, तो आपने भी गाया था वो? नहीं, राहत नहीं गाया था। राहत नहीं गाया था, लेकिन मैं म्यूजिक डायरेक्टर था ना। देखिए म्यूजिक डायरेक्टर पता कौन होता है, अब ये लोग समझते शायद नहीं है। कैपिटलिज्म ने चीज़ों को बहुत ही स्पेशलाइज किया है चीज़ों के अंदर। वो कहता है जी डिवीजन ऑफ लेबर है, तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। फिर अब तो आपको पता है डॉक्टर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वो जीपी तो बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर लोग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो म्यूजिक डायरेक्टर जो है ना वो होता है आदमी एक्चुअली, जो लोगों को समझना चाहिए कि जिसका ठेका होता है म्यूजिक का, जिसका ये ठेका होता है कि उसने फिल्म को कामयाब बनाने के लिए अच्छा म्यूजिक देना है। अब कहीं तो वो बाहर से भी गाने ले लेता है, कहीं तो किसी और से कॉम्पोजिशन ले लेता है। वो खुद नहीं कर रहा होता कंपोज, वो म्यूजिक डायरेक्ट कर रहा होता है। हाँ, लेकिन मैं कॉम्पोजिशन खुद भी करता हूँ। मैं तो हमेशा अपने गाने खुद कंपोज किए हैं, लेकिन फिल्म के अंदर कई दफा मेरे को दोस्त कर देता है, शायर आमतौर पे कर देता है। वो मेरे लिए एक दो वो भी कर देता है, 4-5 मेरे होते हैं। तो ये जो गाना था ये उसका था, लेकिन चूंकि मैंने फिर उसको क्या किया कि मैंने पहले देखा कि कौन गाएगा, कौन लिखेगा, ये इसका म्यूजिक किस तरह का होगा, ये पिक्चराइज कैसे होगा। म्यूजिक प्रोड्यूसर समझ आ रही है मुझे बात। जैसे एक प्रोड्यूसर होता है वो हर चीज को, जैसे हमारे ये अगर प्रोडक्शन है तो इसमें सोचा गया है कि कौन होस्ट होगा, कहाँ ये चीज होगी, वो ये गाना कहाँ लगेगा, तो वो बेसिकली एक इंसान। बहुत अच्छी आपने बात की है। म्यूजिक प्रोड्यूसर जो होता है ना, जब वो फिल्म के समझा नहीं जाता, हमारे यहाँ पे कोई है ही नहीं, वो कैटेगरी नहीं है। लेकिन जब वो फिल्म में आता है ना तो उससे भी अपग्रेड हो जाता है, वो म्यूजिक डायरेक्टर हो जाता है। क्योंकि फिल्म में क्या होता है, आप तो फिल्म ड्रामा अपने बहुत, यूर वेरी कॉम्पिटेंट एक्टर रादर, आजकल वो एक्ट्रेस कहते हैं, नहीं कहना। अच्छा, फिल्म के अंदर आपको कहा जाता है ये 2 सीन्स हैं, इनको लिंक करना है इस गाने ने, तो
आम काम नहीं है ये, आप डायरेक्शन कर रहे होते हैं एक्चुअली, तो इसलिए म्यूजिक कैसे करना है, इसमें लिरिक्स क्या होंगी, इनकी इन दोनों सीन्स को लिंक करने के लिए ये कैसे उसका स्क्रीन प्ले को मूव कैसे करेगा। हाँ जी, वही मैं मुझसे ये हम एक प्रोग्राम ही कर रहे थे तो उसमें इंटरव्यू में यूसुफ अली के उधर ही पूछा, तो मैंने कहा जी पहले गाने इस तरह के बनते थे फिल्मों में कि वो स्क्रीन प्ले को मूव करते थे, अब तो ठक करते आते हैं, एक आइटम नंबर आता है जिसमें कोई रेलेवेंस नहीं होती, निकल जाता है, फिर एक और चीज आती है वो भी आके निकल जाती है, सो वो कुछ समझ ही नहीं आती कि रेलेवेंस क्या थी। गाना हिट हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन उसका कनेक्शन उससे कोई नहीं होता अमूमन। अभी रिसेंटली ये गाना जो था इनके राइट्स मुझसे मांगे थे करण जौहर ने थ्रू टाइम्स म्यूजिक, तो मैंने उनसे कहा देखें ये गाना जो है ना ये राहत ने गाया पहले, मैं खुद भी गा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और से नहीं गवाना इंडिया में, आप जो कह रहे हैं। उन्होंने रट लगा दी, उन्होंने कहा नहीं गाना प्लीज दे दें, गवाएंगे हम खुद। मेरे जो प्रोड्यूसर थे डॉक्टर माउदुल्ला खान, उन्होंने कहा यार मेरे को थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं वो आन दो, तो दे दो राइट्स। अब मैं क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर था तो मैंने, आप बिलीव करें, बहुत ही मैंने बददिली से इनको गाना दिया और उन्होंने उसको यूज़ किया जिस तरह भी वो कर सकते थे। लेकिन म्यूजिक अब सिर्फ सेलिंग और बाइंग वाली चीज़ रह गई है, कमोडिटी बन गया। हाँ कमोडिटी बन गया। अब वो स्टैटिक्स और वो जिसे कहते हैं ना सब्सटेंस उसके अंदर होना बड़ा मुश्किल हो गया। मतलब व्हाटएवर सेल्स इज गुड इन कैपिटलिज्म, जो चीज़ बिकती है वो अच्छी है, जो दिखती है वो बिकती है, ये भी होता है। अच्छा, एक ओवरऑल जो एक इमेज है आपका, उतना नाराज क्यों? मुझे लगता है गुस्से में रहते हैं आप, मुझे ऐसा लगता है। यू नो, लोगों से भी मैंने पूछा था, उनका इमेज बड़ा सीरियस है। यू नो, एक होता है ना नॉटी जॉली किस्म का इमेज होता है, आपका बड़ा एक सीरियस किस्म का क्यों है? आर यू अ सीरियस पर्सन? बचपन में कोई शरारतें वगैरह नहीं की? कोई व्हाट काइंड ऑफ किस तरह का था आपका, यू नो, बैचलर थे, कैसे थे, क्या थे? या यू द ब्रूडिंग टाइप जो सीरियस रहते हैं, सोचते रहते हैं, या जो शरारतें भी करते हैं, नॉटी भी होते हैं, मजाक शजाक? यूरो पंजाबी ना? हाँ जी। तो मैं पंजाबी हूँ कि तुम्हें ह्यूमर ही, यू नो। नहीं, ह्यूमर मेरे अंदर बहुत है, मैं एंजॉय भी बहुत करता हूँ, अपने बहुत क्लोज दोस्तों के साथ बहुत हंसता भी हूँ, खुल के भी हंसता हूँ। हाँ, लेकिन पता है आप जब एक्टिंग करती हैं तो आप पे कैमरा लगा होता है ना। हाँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जिंदगी में ऐसे काम, कोई मुश्किल, बहुत ही कोई मुसीबत हो जाए, बहुत ही कोई इम्तहान हो जाए, तो गलत कुछ कर दिया जिंदगी में, तो बाद में बंदा सोचा यार शुक्र है कैमरे ने नहीं देखा। तो मुझे लगता है मेरे पे कैमरे लगे हैं हर वक्त। हाँ। अच्छा, जब कॉन्शियस रहते हैं अनकॉन्शियसली। मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने अपना जो मैं जिंदगी में करना चाहता हूँ, लोगों तक जाना चाहता हूँ, अगर मेरा वो इमेज जो लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि परसेप्शन होती है पॉलिटिक्स सारी, आपका परसेप्टिव एक इमेज होता है, वो अगर आप खो दें तो आप फारिग हो जाते हैं। तो मैं अपना थोड़ा सा वो मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज मैं आपको सच बताऊँ तो ये दुनिया में किसी इंसान के अंदर जो भी ट्रेड्स एंड टैलेंट्स होते हैं, उसके साथ उसकी तबीयत, एटीट्यूड, बिहेवियर भी होता है, वो मेरा बड़ा नॉर्मल है। तो मैं सही कह रही हूँ ना? अनकॉन्शियसली आप एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, आप लगते हैं वैसे। इन अ नटशेल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा लोगों के सामने बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होता, इतना कह लें। इंट्रोवर्ट हैं। हाँ, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, जो क्लोज मेरे लोग हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उनके साथ मैं डिफरेंट होता हूँ। मुझे ब्रेक का कहे जा रहे हैं, और वो कॉन्वर्सेशन जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं ब्रेक लूं, लेकिन ब्रेक लेनी तो जरूरी है जी। तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जो लेट्स टेक अ ब्रेक। ला 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 आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल एक बार फिर तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वालों को, और जितने भी पाकिस्तानी इस दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हैं, उन सबको यौम आज़ादी
बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जवाद, मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था? जब मैंने फैसला किया था, मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके, तो मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे वालिद साहब से मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू परसू म्यूज़िक एज अ करियर। तो उन्होंने मुझे कहा, ही वॉज अ प्रोफेसर, मैं बोथ माई पेरेंट्स वर प्रोफेसर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है और तुम इस तरह करो, 2 साल करके देख लो, नहीं होता तो फिर यू विल हैव टू फॉल बैक ऑन इंजीनियरिंग एज अ करियर। तो मैंने फिर उनसे कहा कि अच्छा ठीक है। वो 2 साल जो थे मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल टाइम था, क्योंकि मेरे दोस्त जो थे वो जॉब्स कर रहे थे और अच्छी जॉब्स करने शुरू हो गए थे। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मैं बल्कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो मैं सिल्वर मेडलिस्ट था उस वक्त, तो मतलब मेरा मेरिट पे दूसरा नंबर पे नाम था। लेकिन मैंने म्यूज़िक और क्रिकेट खेल खेल के वो बहुत देर से इंजीनियरिंग की। मैंने 6 साल में इंजीनियरिंग की। अच्छा। लोगों ने 4 साल में कर ली। तो पहले मैं 2 साल बाद फारिग हुआ। उसके बाद उस वक्त तक मेरे दोस्त 4 साल गुजार चुके थे जब मैंने म्यूज़िक 2 साल और किया एल्बम बनाने के लिए। तो 4 साल में वो पता नहीं क्या क्या कर चुके थे। उस वक्त किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे और वो इंजीनियर्स जो होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये मेरा जो पॉलिटिकल काम है जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में मजदूरों किसानों के साथ, जो मेरा एक आइडियोलॉजी इसको मैं करता हूँ और फॉलो करता हूँ। कब से थी ये थॉट प्रोसेस, कब से स्टार्ट हुआ था? ये तो मैंने आपको बताया ना कि इक्वालिटी वाला जो पॉलिटिक्स है वो तो मैं 90s के अंदर ही मेरे अंदर था। 95, 96, 97 में इट स्टार्टेड ब्रूइंग अप। ये क्योंकि ये आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था, डू यू थिंक, या किस किस्म की, कैसे हुआ, लाइक कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे आप म्यूजिक के घराने से ताल्लुक रखते हैं तो आप म्यूजिक की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, क्या ये उस वजह से था? बिकॉज योर डेफिनेटली इंसान असल में क्या होता है, इंसान रिफ्लेक्शंस उसके अंदर होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, वो कर रहा होता है। मेरे वालिद साहब, मेरे वालदा दोनों प्रोग्रेसिव लोग थे, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेसिव थे, लिबरल थे चीज़ों में। लेकिन मेरी वालदा 5 वक्त की नमाजी थी, रोज़े भी रखती थी, मतलब जिस तरह मिडिल क्लास वेमेन होती हैं। मिडिल क्लास पाकिस्तान, लिबरलिज्म या मॉडर्निज्म जिसे आप कहते हैं ना, हम मुझे लगता है मॉडर्निज्म कंफ्यूज करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए उसको एक आप समझे डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि क्या होता है असल में। तो प्रोग्रेसिव औरतें जो होती हैं, प्रोग्रेसिव मर्द जो होते हैं, वो ये होते हैं कि जो कि रिलीजन को भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपना पर्सनल लेवल, और साथ वो ये भी कर रहे होते हैं कि जिंदगी में जो जो चीज़ें इंसान को करनी चाहिए और उसके अंदर उनको गलत कुछ नजर नहीं आता, बैलेंस के साथ, और गलत उनको नजर नहीं आता। म्यूजिक में क्या गलत चीज़ या फिल्म में क्या गलत चीज़ है, या ये किसी का परसेप्शन हो सकता ना हो। मेरे ख्याल में, मेरे वालिदैन के बारे में ख्याल में नहीं था। उन्होंने कहा यार ये करो। मेरा ख्याल है कि उनकी जो बुक्स थी ना, वो जो पढ़ी होती थी हमारे माओ ज़ेडुंग से लेके, लेनिन से लेके, फिर अब्राहम लिंकन से लेके, वो बुक्स जो है मैं पढ़ता रहता था। फिलोसोफर सोक्रेटिस, हेगल, इस तरह के लोग मैं जो पढ़ता था तो मुझे लगता था यार ये तो दुनिया जो है ये तो पॉलिटिक्स चलाती है। ये जो हम समझते हैं ना कि ऐसे ही उठा के ये कर दिया वो कर दिया, उसके पीछे एक पूरी साइंस है। देखिए ना, There's a method to the madness। और वो बड़े तेज लोग हैं जो ये मेथड बनाते हैं। आप देखिए ना, पार्लियामेंट के अंदर लॉज पास होते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि उन लॉज पास होने से उनकी जिंदगी में क्या इफेक्ट हो रहा होता है, डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है, ह्यूज इम्पैक्ट। तो इसीलिए जब मुझे ये समझ आई तो मुझे फिर मेरा एक एगैलिटेरियन हो गया, मेरा फलसफा बन गया। मैं समझता था कि इस दुनिया में जो कुछ उगता है, बनता है, मिलता है, सबको मिलना चाहिए। और मेरा ख्याल है, देखिए मारिया, जो इम्पोर्टेंट बात है 21st सेंचुरी में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है ना आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री से लेके जो भी चीज़ें हैं, इतनी ट्रिमेंडस है, इतनी कोलोसल है कि आप हर एक को हर चीज दे सकते हैं। एक दफा नहीं 10 दफा दे सकते हैं। 10 दफा दे सकते तो आप क्यों नहीं देते भाई? ये लेकिन कौन सा फिर भी सिस्टम है? उसको होल्ड करके रखा गया है ना, आप ये कंट्रोलिंग का मेथड है। और लोग भूखे हैं, लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं, आप उनको ऐसे रख महरूम हैं लोग। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर अब वो वक्त आ गया है कि जब भी कोई किसी भी मुल्क में पॉलिटिक्स करने का सोचे तो सबसे पहले वो इंटरनेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का सोचे। वो सोचे कि यार ये बनी नौ इंसान आपस में जुड़े हुए हैं, मेरा जूता पता नहीं इसके अंदर जो धागा लगा हुआ है वो कहाँ से आया और वो किस वर्किंग क्लास के आदमी ने बनाया मुझे पता ही नहीं है। तो इस मुल्क दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ वर्किंग क्लास पीपल हैं जो एक्चुअली दुनिया को चला रहे हैं, बना रहे हैं, उगा रहे हैं हमारे लिए। उनको ऑर्गेनाइज करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान में करें लोग, स्पेन में स्पेन के लोग करें, जगह जगह। और ये 2-3 चीज़ों से हट के करना पड़ेगा। आपको नेशनल स्पिरिट रखें आप, लेकिन आपको नेशनलिज्म से भी बाहर जाना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी की तरफ जाना पड़ेगा। आपको रिलीजन से भी बाहर, मतलब रिलीजन आप अपना रखें, लेकिन आपको इससे आगे जाके सोचना पड़ेगा।
कौम, नस्ल, मजहब, जेंडर, ह्यूमैनिटी लेवल पर आप आ जाए ना, जहाँ मैं आप ये टर्की के लोग, फलान जगह के लोग एक जैसे हैं, और फिर वो भी सोचना पड़ेगा कि वो जो 4% लोग हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो हम तो काम करते हैं ना, प्लान तो उधर बनते हैं। Now you have nailed it. देखिए, असल बात यही है, असल बात ये है कि जो लोग इस मुल्क में पॉलिटिक्स करते हैं, नौजवान स्पेशली, मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप सोचती हैं, जिस तरह मैं भी चलें थोड़ा बहुत सोचता हूँ, इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और क्या सिर्फ हमें ही सब कुछ मिलना चाहिए, या नेपाल में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ईरान में, अफगानिस्तान में, और फिर अमेरिका में, रशिया में, जापान में, हर एक को हर चीज़ मिलनी चाहिए। अगर ये वो सोच लें तो आपकी यकीन करें पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स करने का तरीका ही बदल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ज़रा पढ़ें जी, अपनी नॉलेज को सिर्फ डिग्रीज तक महदूद ना रखें, ज़रा पढ़ें कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी क्या थॉट प्रोसेसेस हैं, क्या हमारे फिलोसफर्स क्या कहते हैं, ज़रा पढ़ें ताकि आपको पता चले और आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी बने, या आपकी अपनी एक थॉट हो, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो। अच्छा जी, अब हमारे प्रोग्राम को ज़रा आगे बढ़ाते हैं, बहुत सीरियस बातें हो गई, और सिलसिला है जी इको आंसर्स का। 10 सवाल हैं, जवाब 10 सवाल हैं। टाइम नहीं आपने लगाना इसमें बिल्कुल, है ना, 1 सेकंड से ऊपर आपने टाइम सोचना मोचना नहीं है, वो आप घर जाके आराम से बैठ के सोचिएगा कि मेरा अगला प्लान क्या है और कौन सी फिलॉसफी है और मजदूरों के लिए मैंने क्या करना है, इधर आप सोच नहीं सकते, और फौरन जवाब देना है आपने, और आप इसमें येस नो, हाँ ना, जी नहीं, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अपने जवाब में यू कैन नॉट यूज दिस, यस नो, हाँ ना, जी नहीं, या इशारे नहीं आप मुझे कर सकते। लोग वैसे भी अच्छी बात नहीं है इशारे करना। लोग ना हर्ट हो जाते हैं इस तरह के सवाल जब आप पूछेंगे ना, और मैं किसी का नाम ले दूंगा, किसी का नहीं ऐसे है ही नहीं। अच्छा, बस फिर ठीक है, नहीं, उस तरह के सवाल नहीं है, आप फिक्र ना करें। ऐसा कोई चक्कर है, आपने यस नो, हाँ ना, जी नहीं, इशारा, कुछ भी हाँ या ना नहीं करना। ये नहीं है कि आप मुझे अब चाइनीज में जवाब दे दें, वो भी नहीं आप दे सकते, वो तो उर्दू अंग्रेजी का इस्तेमाल करें। आप अपने गाने खुद लिखते हैं? जी, ये नहीं करना था ना, नहीं कहना ना, जी नहीं कहना, हाँ नहीं कहना, यस नो ये इस्तेमाल नहीं करने। तो फिर क्या मुझे नहीं पता। अरे क्या आप टर्की अकेले आए? क्रॉस, इतनी देर नहीं लग सकती। अपने गानों की कंपोजिशन खुद करते? जी, फिर गलत। आपको टर्किश म्यूजिक पसंद है? जी। आप इंग्लिश गाने भी गाते हैं? हाँ जी। आप गैर मुल्की फिल्मों के लिए गाने गाए हैं आपने? जी। बीवी के लिए गुनगुनाते? नहीं। अच्छा, पहले कभी बॉस्फोरस की सैर की है? नहीं। ये देखो, ये तो वैसे 0 नंबर दे देती हूँ मैं आपको। क्या आप रैश ड्राइविंग करते हैं? करता था एक ज़माने में। हाँ, अब इस तरह का जवाब आप दे सकते थे ना। ओके, अब मुझे समझ आई। स्मोकिंग करते हैं? बहुत कभी-कभी करता हूँ। बहुत कभी-कभी, ठीक है ना। तो ऐसा है कि इससे पहले बॉस्फोरस की सैर की आपने? इससे पहले मैं आए नहीं यहाँ पे। आए नहीं ना। एनीवे, आपने काफी गलत। 1 2 3 4 5 6 7 आपने, बल्कि 8 गलत दिए हैं, तो 2 नंबर आपको मिले हैं जी। आप बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुए हैं। अच्छा, फ्लाइंग कलर्स से आप फेल हुए हैं, मुबारक हो जी आपको। अच्छा, आपकी क्या था, बेगम के लिए बड़ा आपने इंतजार किया, बड़ी कोई इंटेंस किस्म की लव स्टोरी थी, वो क्या थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं, मैंने सुना है कि क्या था फिर वो, हाउ डिड यू मीट हर? नहीं, मेरी मदर जो है वो प्रोफेसर थी, वो उनकी कॉलीग थी, उनकी वो भी पढ़ाती थी गुलबर्ग कॉलेज में, प्रिंसिपल थी उसकी। अच्छा। तो बस उनकी एक बेटी थी, इस तरह। कैसे जाके कहा था देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कर लो? नाराज तरीके से कहा था? नहीं, मेरी मदर ने मुझे कहा कि शादी करो, तो मैंने कर ली। मतलब हाँ जी। अच्छा, बस ऐसे ही। कोई रोमांस वगैरह नहीं था, कोई कुछ नहीं था? नहीं, आप देखें, आप जब आपको कोई कहता है कि इनसे शादी करने, तो आप उनको देखते हैं, आप सोच समझ के शादी करते हैं। मेरे जैसा आदमी ऐसे तो नहीं शादी कर सकता। तो ऑफ कोर्स आपको कोई पसंद आता है तो आप शादी करते हैं उनसे। हाँ। अच्छा, नहीं वही ना, मुझे तो खबर मिली थी तो मैं सिर्फ कंफर्म कर रही थी, और कोई बात नहीं है जी। हमारा सेगमेंट है जी वॉक्स ऑफ पाकिस्तान। वापस पाकिस्तान चलते हैं जी सदफ के पास और देखते हैं वो आज हमें क्या दिखा रही है। थैंक यू मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वॉक्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। सबसे पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो।
अभी हम देख रहे थे कि इस्तांबुल में मारिया, जवाद और हमारी टर्किश टीम मिलके कैसे यौम आज़ादी मना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पाकिस्तान लेके जाया जाए और दिखाया जाए कि यहाँ पे किस जोश और जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। इस परचम के साथ तने हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साथ तने हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और हम। तो आज मैं आपको यौम आज़ादी की रौनकें दिखाने लेकर आई हूँ कसूर शहर में गंडा सिंह बॉर्डर पर, जहाँ थोड़ी देर में परचम उतारने की तकरीब शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आए हुए लोगों से, देखेंगे कि वो कितने एक्साइटेड है। जब 58 में 1 यूनिट बना था तो उस सिलसिले में हम लोग कोयटा से ख़ास तौर पे लाहौर आए थे और फिर यहीं मैं पढ़ी लिखी, मेरे बहन भाई भी यहीं मेरी शादी हुई है। कि जब शादी हो रही थी तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल फ़ैसला था आज से 52 साल पहले कि भाई एक पठान लड़की की पंजाबी में शादी हो। तो मेरे वालिद ने यह कहा था कि मैंने आज पाकिस्तान की बुनियाद पक्की कर दी है, अपनी बेटी को यहाँ दे के जो अंदर नस्ल होगी वो पाकिस्तानी होगी, और मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी हों। मैं 7वीं जमात में पढ़ता जब पाकिस्तान बना और हम माइग्रेट करके यहाँ से आए थे, और जो कुछ तो खून हमने देखा था वो अभी तक इस जेन में याद है, मुझे वो वक्त याद आता है और कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सारे लोग लाइक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ये एक हमारे अंदर बहुत मज़ेदार सा जोश पैदा कर रहा है। एंड वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे बिल्कुल सामने इंडिया का बॉर्डर है और थोड़ी ही देर में परचम उतारने की तकरीब शुरू होने वाली है, और यकीन मानिएगा पूरी फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी है। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए इवेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। After the break, Sunrise from Istanbul, and the amazing Jawad Ahmed is here with me. Jawad, मुझे बताइए कि कॉन्सर्ट्स वगैरह आप करते हैं, पाकिस्तान में भी इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं, फैंस भी हैं। जब फैंस बहुत पीछा करते हैं तो क्या आपकी बेगम रिएक्ट करती हैं उस बात पे? अगर फीमेल फ़ैन फॉलोइंग हो ऐसी कि कोई इंटरेस्टिंग कोई वाकया कोई ऐसा हुआ हो या उनको कोई इनसिक्योरिटी हुई हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं करती हूँ। कभी भी नहीं हुआ ऐसा? शुरू में भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि कई दफ़ा तो ये होता है कि आप कहीं बैठे होते हैं, फ़र्ज़ करें आपने कोई फ़्लाइट लेनी है किसी और मुल्क के लिए, तो आप लाउंज में बैठे हैं तो कोई लड़कियाँ आती हैं और वो कहती हैं कि
तस्वीर खींचनी है और वही बेगम की कहती है कि तेरा तस्वीर खींच वो यही तो ये इस तरह होता है कई दफा, लेकिन मेरा ख्याल है शी इज अ बिग हार्टेड वुमन। नहीं, शुरू में होता है ना, जब आपकी शादी होती है तो एक एडजस्टमेंट पीरियड होता है, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कोई ये इशू बन के कभी आया? नहीं बिल्कुल कभी भी नहीं आया। उनको पता था हमेशा से, एक अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ जी। जिंदगी का सबसे कोई इंटरेस्टिंग वाकया कोई हुआ हो ऑन द कॉन्सर्ट्स या वैसे जनरली इन लाइफ में? ऐसे बड़ी दफा हुआ है कि कोई काम इस तरह का हो गया कि जो आप नहीं करना चाहते थे और वो हो गया। मिसाल के तौर पे जब मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा अरसा इस तरह रहा, तो लड़ने वड़ने का बड़ा शौक हो गया। आपने भी पंजाब की बात की है तो उसमें क्या होता है कि कहते हैं ना, समटाइम्स यू गॉट टू फाइट व्हेन यू आर अ मैन। सिर्फ इसलिए लड़ना पड़ जाता है। अजीब एक में वैसे है तो ये बड़ी गलत क्लीशेड सा है ये, लेकिन लोग समझते हैं ऐसे। तो उसमें वो लड़ाई वड़ाई हो जाती थी, कई दफ़ा ज़्यादा किसी को कुट दिया, कभी अपने आप को पड़ गई, तो वो रिग्रेट करता था। एक दफ़ा क्या हुआ था कि एक हमारी लड़ाई हुई एक जगह और उधर 2-3 लोग थे, उन्होंने को ज़्यादा बदतमीजी शुरू कर दी। वो ड्रंक थे जी, बेवकूफ़ से लोग थे। तो मैंने उनको जो मारा, उस ज़माने में बहुत फिट था, मैंने उनको मारा तो वो 2 लोगों का, एक का इधर से वो फट गया नाक, एक का इधर से दांत टूट गया और यहाँ से फट गया सारा। तो उनको हॉस्पिटल ले गए। तो आप बिलीव करें, मैं हालांकि इस तरह का बिल्कुल नहीं हूँ, वो अजीब सा उस तरफ हो जाता। सिचुएशन कई दफा ऐसी हो जाती है। तो मैंने सारी रात मुझे नींद नहीं आई और अगले दिन मैंने पता करवाया कि यार उनका क्या इस तरह डर के मारे नींद नहीं आई या आउट ऑफ गिल्ट? नहीं गिल्ट डर के क्या होता है मतलब पता नहीं, मैंने कहा नहीं वो देखें, होता ये है कि ना आप जब इस तरह हो जाता है ना आपसे, तो आप सोचने समझने वाले अगर इंसान हो कि ये क्या बकवास है। फर्ज करें कोई क्या जरूरत थी इस चीज की? हाँ, अभी कोई ज्यादा जबरदस्त लोग आ जाएं, मेरे से ज्यादा ताकतवर आ जाएं, तो वो मुझे मारेंगे ही ना आखिरकार। तो अगर मैंने किसी को मार लिया तो कौन सी को बड़ी, लेकिन उस जमाने में होता है, जवानी होती है, आप कर जाते हैं तो बाद में रिग्रेट करते हैं। अच्छा, फील्ड ऐसी है जी हमारी कि जिसका जो दिल चाहता है वो कहने का राइट रखता है, और क्योंकि एकदम सोशल मीडिया इतना ओपन हो गया है, तो मैं देख रही होती हूँ कि बिला वजह भी लोग अपनी एक खिज जिसे कहते हैं वो निकाल रहे होते हैं। आपको किस किस्म का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा और हाउ डू यू हैंडल, कैसे करते हैं उसको? मैं तो नहीं देखता, इतना प्रॉब्लम नहीं पड़ता मुझे पता लग जाता है कि कोई इंसान कंस्ट्रक्टिवली कर रहा है, तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला आदमी हूँ। अगर मुझे लगे कि पॉइंट आउट कोई चीज़ हुई है और वो एक्चुअली दिल से किसी ने की है, तो मैं उस पर ज़रूर काम करता हूँ। लेकिन आमतौर पर जो लोग एक रेटरिक है ना, जो बोलते रहते हैं ऐसे ही, मैं उसका नजरअंदाज कर देता हूँ। मैं काफी काम हो गया वो, मतलब जिंदगी में मुझे गुस्सा दिलाना अब बड़ा मुश्किल पहले था। टेम्परामेंटल है बहुत ज्यादा, मूडी भी मुझे लगता है आप हैं। हाँ, मूडी भी हूँ, लेकिन वो भी काम हो गया हूँ बहुत। अच्छा। लेकिन गुस्सा तो बहुत मुश्किल से मुझे कोई दिला सकता है। उस जमाने में आ जाता था, ज्यादा गुस्सा आ जाता था। एक पर्सनल अचीवमेंट भी होती है ना किसी चीज की, और एक ड्रीम होता है ऑन द आउटलुक कि आप क्या चाहते हैं फ्रॉम योर करियर, फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम द वर्ल्ड। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, कैसा देखना चाहते हैं, क्या देखते हैं आप? मैं क्योंकि यौम आज़ादी है, तो मैं इंसानों को आज़ाद देखना चाहता हूँ इस तरह कि लोग रोटी, कपड़े, मकान, इज्जत, तालीम, रोज़गार, सेहत, इनके मसाइल से निकलें और असल इंसान की तरह जी सकें। वो इंसान जो एक्सेल करना चाहते हैं किसी फील्ड में, पैसे कमाने के लिए नहीं, मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ, ज़्यादा ज़मीनें ले लूँ, जो उनका दिल करता है। अगर एक इंसान का दिल करता है कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो वो डॉक्टर बन सके। अच्छा, 10 साल बाद उसका दिल करता है मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो वो इंजीनियर बन सके। इसी तरह कोई फिलॉसफी पढ़ना चाहता है, उसके पास लेजर टाइम वो पढ़ सके। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि इन प्रेज ऑफ आइडलनेस उसने एक किताब लिखी थी, बड़ी कंट्रोवर्शियल उस जमाने में हुई थी कि यार ये क्या बात कर रहा है। वो बड़ी इंटेलेक्चुअल एक उसका वर्क था। उसने कहा था कि दुनिया में जरूरत ही नहीं है लोगों को ज्यादा काम करने की नहीं है। आप 4-5 घंटे 6 घंटे काम करेंगे, क्या आपने कैपिटलिज्म में लोगों को आगे लगाया हुआ है? अपनी जिंदगियों को हमने मॉर्गेज किया हुआ है, खुद हवाले किया हुआ है। तो आप एंटरटेन अपने आप को करें, एंजॉय करें लाइफ, आप खुल के जी सकें, अपने पर फैला के उड़ सकें आप लाइफ में। मेरा ये ड्रीम है इंसानों के लिए, बिलियंस ऑफ पीपल जो इस दुनिया में रहते हैं, उनको ये वाली लिबर्टी मिले, ये वाला फ्रीडम मिले। सबसे ज्यादा सपोर्ट अपनी लाइफ में किसने किया? व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, फ्रेंड्स और हुएवर, सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ से मिली? मेरे वालिदैन से। वालिदैन अगर ना मुझे
जी। इतनी लिबर्टी देते, इतना फ्रीडम देते, तो मैं शायद कुछ भी ना कर सकता। और हमारे मुआशरे में एक और फ़ायदा मुझे लगता है, मेरा मिडिल क्लास होने ने भी मुझे सपोर्ट किया कि मिडिल क्लास पाकिस्तान की जो है वो कम से कम अपने बच्चों को उस ज़माने में पढ़ा सकती थी। भुट्टो साहब के कुछ रिफॉर्म्स ऐसे थे जो बड़े मज़ेदार थे। उन्होंने एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत एहसान किया लोगों पे। एजुकेशन इतनी सस्ती थी, मुझे याद है मेरी जो फ़ी थी मतलब उस ज़माने में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में वो चंद 100 रुपया होती थी और शायद 1500 रुपया होती थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब आज आप किसी को इंजीनियरिंग कराएं, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मिडिल क्लास स्क्वीज़ कर रही है। लोग समझते हैं उनके बच्चे पढ़ जाते हैं वेगन हाउस में, लम से कुछ कर लेते हैं। अब तो लोग समझते हैं कि जी हमारी क्लास तो ऊपर चली गई है। मैं आपको सच बताऊं, एक क्लास होती है आपकी जो सोशल क्लास होती है, वो आपकी बढ़ सकती है। एक होती है इकोनॉमिक क्लास। आप बिलीव करें पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्लास नीचे जा रही है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो 15-20 साल पहले, नहीं 25 साल पहले जिस इंसान ने, आम मिडिल क्लास के आदमी ने, बिल्कुल आम क्लर्क भी होगा इवन, वो भी अपना घर बना लेता था। अब आज आप किसी को कहें जरा वो घर बना के दिखाए अपना, अच्छे खासी तनख्वाह भी लेता हो, 2 लाख रुपए भी लेता हो, उसके घर के खर्चे इतने होंगे, वो जब 2 करोड़ का घर बनाएगा ना 2.5 करोड़ का डिफेंस में या कहीं पे, तो इससे आपको पता लगता है कि वो जो आपकी घर बनाने की कैपेसिटी है, इससे पता लग जाता है कि आपकी क्लास नीचे गई है कि ऊपर गई है। जी बात यही कि जी सोसाइटी की जो बैकबोन होती है वो मिडिल क्लास होती है। एंड मरियम से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कर रही है मरियम? व्हाट आर यू डूइंग? I'm making a big cake. You are making a big cake for For our Pakistan, celebration. and you need time, Yes. or are you done? I need a few minutes. How Few mu- minutes how more. much? A few minutes more. All right. Okay जी, मरियम जो है स्पेशल केक बना रही है, इसलिए उनको स्पेशल टाइम भी देना पड़ेगा। उतनी देर हम जुरैन से कोई अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। जुरैन? ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया
songs. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, जबरदस्त. आप how do you Jurain, how especially with Urdu, मैंने इनको पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने जो हैं स्पेशली हमारी कोशिश होती है जी कि हमारे प्रोग्राम में डिलिबरेटली मेरी कोशिश होती है कि हमारे गाने जो हैं पाकिस्तान के वो गाए जाएं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एक फॉरेनर जो पाकिस्तानी नहीं है वो अपने एक्सेंट में हमारे गाने गाता है. So Jurain, how long does it take when I tell you to do a Pakistani singer's song? How long does it take you to practice it? And after this program, I'm going to home immediately and I choose the song. If I choose before then, some hours I need to, because you need to pronunciation, melody, and also it's totally different because ragas and singing style is totally different. Yes. And I cannot do it same by same, so but you have your own style of doing melody. My own style, and then and also the meaning. The meaning. It's really important. Yeah. And what about you? How long does it take for the musicians to do it with you, like practice it? And when we come together, then it depends. But if we have time, half hour to that quickly, because we have to be hurry. Maybe sometimes in 10 minutes we have to prepare a song. Yeah, that's why I it's know. जी difficult. मैं जरैन से पूछ रही थी कि ये जब से मैंने इनको उर्दू और पंजाबी भी गाते हैं जी, तो पंजाबी गानों पे भी लगाया है, तो ये कितनी देर इस बेचारी को प्रैक्टिस करने में लगती है. तो ये घर जाती है, गाना चूज करती है, फिर उसकी प्रैक्टिस करती है पूरी, उसके बाद फिर जब ये आते हैं तो फिर म्यूजिशियंस के साथ करते हैं, क्योंकि फिर जरैन को उसका मीनिंग समझना होता है, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी होती है, जो मुझे लगता है एक मुश्किल काम है. मैं तो कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकती, मुझे बस अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी आती है, और बड़ी कोशिश की मैंने. अब मैं कोशिश कर रही हूँ टर्किश सीखने की, तो मुझे मुश्किल लग रहा है. किसी और ज़बान में गाना तो बहुत ही मुश्किल काम है. आपने गाया किसी और लैंग्वेज में गाना? चाइनीज में गाया मैंने. चाइनीज में? डिफिकल्ट था? हाँ, काफ़ी डिफिकल्ट था. मुझे पहले लिखवाना पड़ा, फिर मैंने उसकी प्रोनाउंसिएशन सही तरह समझी. फिर नेजल मुझे तो लगती है उनकी ज़्यादा जो है ना, नेजल उनकी वो है. उनकी लैंग्वेज में 4 वो हैं, एक्चुअली 4 टोन्स हैं उनकी. अच्छा. और वो उस खास टोन के अंदर जब वो बोलते हैं तो फिर आपको उसका मतलब समझ आता है कि वो उसमें नहीं बोलेंगे, नीचे बोल देंगे तो नहीं समझ नहीं आएगा. जरा थोड़ा सा कुछ चाइनीज में गुनगुना के कुछ सुनाए, क्या था वो? थोड़ा सा भूल गया. चाइनीज ये तो मैं भी गा रही हूँ. चिंग चोंग चोंग पोंग चोंग चोंग चोंग. ठीक है, पता नहीं वैसे मैंने क्या कहा है. जो मैंने कहा इसकी पता नहीं कोई और ट्रांसलेशन ना बन जाए. सो मरियम, ओह शी इज रेडी. हाँ जी, मरियम का फाइनली स्पेशल केक वो उन्होंने बनाया है यौम आज़ादी के मौके पर, वो तैयार है. आ जाए जवाब, जरा देखते हैं इन्होंने क्या बनाया. सो व्हाट डू वी हैव? We have a cake. Oh wow! All right. Not for Pakistan just. Yeah. But also for you. Oh my God! How did you know it was my birthday? I'm surprised. Seriously. मुझे वाकई नहीं पता था जी, मेरी 14 अगस्त को बर्थडे होती है, और मुझे नहीं पता था कि इनको भी पता है. मैं अपनी बर्थडे अपने मुल्क के साथ मनाती हूँ. मैं भी जी आज़ाद हो गई थी, उसी दिन आज़ाद हुई थी. Thank you very much. Thank you so much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Maria. Thank you so much. Please come, we'll cut the cake, and thank you so much for remembering. मुझे वाकई नहीं पता था जी, मेरे लिए वाकई एक सरप्राइज है. आई हैड नो आइडिया. मुझे ये पता था कि पाकिस्तान का ये हमारी यौम आज़ादी का केक बन रहा है, लेकिन मरियम रिमेम्बर्ड एंड आई एम रियली एक्चुअली सरप्राइज. मुझे वाकई नहीं पता था. थैंक यू सो मच. Okay. Yes. Okay. Wow. That looks so green. All right now, Mariam, it's your job now. I don't know. Sure.
सो इसके अंदर जी मैंने तो देखा था, मैं अपना प्रोग्राम जारी रखूँ ना, ये फ्रूट केक है जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज और पाइनएप्पल देखा था। वाओ, दैट लुक्स अमेजिंग। It's your luck. इट्स ऑल राइट। हाँ जी, कौन सा? इधर। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ जी, इसके ये फ्रूट केक है। जवाद, आप प्लीज ये ट्राई करें और बताएं कि ठीक बनाया कि रिश्ते के नहीं। तो पाकिस्तानी टाइप फ्लेवर है। It looks very good to me. It must taste good too. मुझे लग रहा है। नहीं, हमारी बहुत accomplished है मरियम। She is amazing. 10 मिनट 15 मिनट में चीज बना देती है और बहुत अच्छा है। पास हो गई ये लड़की हमारी। Very nice. ये ले जी। Cut it for them. हाँ जी। Oof, this is so good, Jaren. No, it's, you know. Thank you so much. Wow. And what is this green color? How did you get this green color? From the sugar paste. You can make it, you can buy it ready, green, yellow, blue, which color you want. Or you can add some color essence on it. Okay. And then you can mix. केक जी बहुत अमेजिंग है और मुझे बहुत मजा आ रहा है कि मैं टर्की जैसे खूबसूरत शहर में अपने मुल्क की बर्थडे बना रही हूँ और अपनी भी बना रही हूँ। What a beautiful surprise, guys! Thank you very much. आप डाइटिंग पे नहीं हैं, आप खा सकते हैं। You don't need it. हम जरा ये केक खा रहे हैं, लेकिन आप जाके जरा इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए और बनाने का तरीका, फिर हम आपके पास वापस आते हैं। सेलिब्रेशन केक अज्जा: पालक 1200 ग्राम, जैतून का तेल 3/4 कप, नींबू का रस 2 चाय के चम्मच, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, अंडे 3 अदद, चीनी 1.5 कप, आटा 2 कप, खाने का सोडा 3 चाय के चम्मच। तरकीब: सबसे पहले ओवन को 350 डिग्री पर गर्म कर लें। अब ब्लेंडर में पालक, नींबू का रस, तेल और वनीला एसेंस डालकर ब्लेंड करें। फिर अंडा और चीनी शामिल कर दें। एक बर्तन में आटा और खाने का सोडा शामिल करें। अब इसमें ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर शामिल कर दें। एक तेल लगे बर्तन में इस मिक्सचर को डालकर 30 मिनट तक बेक करें और क्रीम के साथ पेश करें। आई होप आपने रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे। खाना बनाना आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। कुछ नहीं। उल्लू बनाना आता है? नहीं, वो भी नहीं आता। उल्लू बनना आता है? अब ये यस है कि नो है? हो सकता है कभी किसी ने बनाया हो, लेकिन पता ही नहीं चला। ये क्या बात हुई? पता नहीं, लगता है कि नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है बनाया हो सकता है किसी ने बनाया हो, लेकिन पता नहीं चला। मैं तो बोला ही बहुत हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है। What are your hobbies? What do you like doing? क्या आपको अच्छा लगता है अपने leisure time में? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं। और बुक्स मैंने बताया था, पढ़ता हूँ। म्यूजिक सुनता हूँ। म्यूजिक। फिल्म्स भी देख लेता हूँ, अगर टाइम मिल जाए और दिल करा तो कोई अच्छी फिल्म देख लेता हूँ। किताब कौन सी पढ़ रहे हैं आजकल? या लास्ट कौन सी खत्म की है आपने? ये क्या जो आप रेकमेंड भी करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आजकल एक्चुअली एक किताब है लियोन ट्रॉट्स्की की, माय लाइफ, उसको पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्या है? व्हाट इज इट अबाउट? क्या रेवोल्यूशनरी था और जो रशियन रेवोल्यूशन है उसके अंदर वन ऑफ द मेन परपेट्रेटर्स था, तो लीडिंग फिगर था रेवोल्यूशन का, तो उसकी लाइफ है। और ये आदमी जो है ये बड़ा लिटरेरी फिगर भी है, क्योंकि जब वो लिखता है तो वो पॉलिटिक्स भी लिखता है, हिस्ट्री भी लिखता है, लेकिन साथ लिटरेचर भी लिखता है। वो मतलब बड़ा मजेदार सा आदमी। मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को वो पढ़ें। हाँ जी, अब एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी, ब्रेक पर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक प्लीज। ला 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 आफ्टर द ब्रेक, सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल और जवाद मेरे साथ हैं। जवाद, दुनिया में कोई चीज मुफ्त तो नहीं मिलती ना?
कैपिटलिज्म के दौर में हर चीज की कोई ना कोई कीमत है, चाहे वो कोई अच्छा तरीके से बात ही करे आपके साथ तो उसका भी there is no free ride in capitalism, no free meal जी। तो आप ये ना समझे कि हमने आपको गाना सुनाया है, खाना खिलाया है, केक शेक खिलाया तो ये मुफ्त है ना, इसकी कीमत तो आपको देनी पड़ेगी, है ना, तो वो आप कीमत आपको देनी पड़ेगी। और जवाब से हम गाना सुने बगैर तो नहीं उनको जाने देंगे ना, और वैसे भी वोट पर है तो जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी वो यहाँ से जा भी नहीं सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं इधर जो आया हूँ ना, मैं सिर्फ कर्टिसी और प्यार से आया हूँ, और प्यार की कीमत भी कोई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन बहरहाल मैं ये तमाम पाकिस्तानीज़ को और दुनिया में जितने भी लोग मुझे सुन सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, उनके लिए गा रहा हूँ। मेरा दिल तोड़ना, नित मर जाएंगी तेरे बिना, साडा कल्याण जी लगदा ही ना ढोलना, अस जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। नगटन दिन ना लंगे रात कलम कली मैं बेजार, अखां लाइया मोती लड़ियां वांगू चढ़ियां, तू गयो समंदर पार ते हरदम आवे तेरी याद, पल पल ताने देंदियां ने मेरी सखियां। आजा हुन ढोलना, मेरा दिल तोड़ना, नित मर जाएंगी तेरे बिना, साडा कल्याण जी लगदा ही ना ढोलना, अस जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, उसे दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, उसे दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी हो लाल मेरी, लाल मेरी मत रखियो बला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवन दा, सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, उसे दम दम दे अंदर। ओ लाल मेरी हो लाल मेरी, दिन तेरे क्या है जीना, दिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये दाग
तेरा प्यार सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। मिट्टी दा पलवान तू बंदिया मिट्टी दा पलवान, ओ मिट्टी दा पलवान तू बंदिया मिट्टी दा पलवान। झूठी तेरी शान ओ बंदिया झूठी तेरी आन, झूठी तेरी शान ओ बंदिया झूठी तेरी आन। ओ एक दिन ओने ले जानी है, मिट्टी दा पलवान, बस मिट्टी दा पलवान तू बंदिया मिट्टी दा पलवान। To change the beat a little, उच्चे मजा जवाली आँख गई, तेथों में कुड़े आज हार गई। तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बने, जे तेरी मेरी गल ना बने। We need a faster beat. उच्चे मजा जवाली आँख गई, तेथों में कुड़े आज हार गई। तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बने, जे तेरी मेरी गल ना बने। तू सारे जग तो सोना तेरे वर्गा होर नहीं, दिल तेरे ते आया सजना दिल ते कोई जोर नहीं। कुड़ी कमजोर नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं। डर डर के होता है प्यार नहीं, एक तू जो मेरे नाल होए किसे दी मैनू परवाह नहीं। हो हा उच्चे मजा वाली आँख गई, इथों कुड़े आज हार गई। तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बने, जे तेरी मेरी गल ना बने। सारे हमारे कैमरामैन और क्रू जो था ना पीछे तालियां बजा रहा था और नाच रहा था, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वी हैड अ लवली टाइम, दैट इज ग्रेट, थैंक यू। हाँ जी, हमारे प्रोग्राम का एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है जी मैसेज इन अ बॉटल। मुख्तलिफ तरीकों से पैगाम दिए जाते हैं। आपने आखिरी पैगाम किसी को किस तरीके से दिया था? बहुत हमारे मुल्क में तो बहुत तरीके हैं। फोन पे कि खबरदार, आज धमकियाँ शमकियाँ मिली आज तक कभी? कोई ये ना करो, तुम किस तरफ जा रहे हो? हाँ रियली? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डू यू, कैसे क्या? मैं देखें, एवरीबडी हैज टू गो 6 feet अंडर एट द एंड ऑफ द डे। क्या मतलब, जब मर जाना है, सबने मर जाना है, तो इस तरह मर जाए उस तरह मर जाए। इंसान को वो करना चाहिए जो वो सच समझता है, हक समझता है, और करते रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मौत आएगी तो मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है जी, मैसेज इन अ बॉटल। लेकिन हमारा ये जो सिलसिला है ये इतना खतरनाक नहीं, इसमें धमकियां नहीं दी जाती। इसमें जी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपने जो हमारे गेस्ट आते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी के लिए भी, किसी म्यूजिशियन के लिए, म्यूजिक से रिलेटेड, सिंगर फील्ड के लिए, किसी एक्टर के लिए, फैशन से रिलेटेड हो, फिल्म से हो, स्पोर्ट्समैन हो, पॉलिटिशियन हो, किसी के लिए भी आप इसमें मैसेज लिखें। आपका वो मैसेज हम पढ़ेंगे नहीं, आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि वो किसके लिए है। फिर आप इसको
अपने हाथ से इसमें डालेंगे, इसको सील बंद करेंगे और फिर जब वो गेस्ट जिसका नाम आपने हमें बताया है वो यहाँ पे आएंगे तो फिर ये बोतल हम उनको पेश करेंगे कि जी मैसेज इन अ बॉटल उनको पेश किया जाएगा और फिर वही ये खोलेंगे और वही इसका जवाब देंगे। ठीक है जी। तो ये है जी, दिस इज द पेपर। आपने उसको फिर इस तरीके से फोल्ड करना है कि इजीली इसके अंदर वो चला भी जाए। ये पेन आप ले लीजिए और ये मैं इनकी थोड़ी सी मदद करा देती हूँ। ये मैं इसका बॉटल का ये मैसेज इन अ बॉटल। हाँ जी, तो आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि आप लिख किसके लिए रहे हैं। तो किसके लिए लिख रहे हैं? गाना वाना लिख रहे हैं किसी के लिए? मेरा एक दोस्त है शहजाद रॉय। शहजाद रॉय, अच्छा हाँ, वो भी मेरे ख्याल में को गाते वाते हैं। हाँ अच्छा जी, तो उसके लिए एक चीज लिखने लगा। शहजाद रॉय के लिए जी, वी वुड लव टू हैव शहजाद रॉय ऑन आवर शो। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि शहजाद रॉय से रब्ता कायम करें और वो जहाँ कहीं भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि जवाद ने उनके लिए एक मैसेज लिखा है जो वही खोल सकते हैं। ये बॉटल मैसेज इन अ बॉटल है और इस मैसेज को खोलने के लिए उनको हमारे शो में आना पड़ेगा। तो अगर उनके पास वक्त है तो वो हमारे शो में आए। हम उनको टर्की इनवाइट कर रहे हैं और फिर वो इस मैसेज को खोलें और इसका जवाब दें। So, आपकी और किससे दोस्ती है when it comes to singers and musicians and field, इस फील्ड में? बहुत कम दोस्ती है मेरी। अली जफर के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वो मैं दोनों को अपने छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ दोनों के साथ। और बाकी सब कॉलीग्स हैं, मतलब रिस्पेक्ट का एक ताल्लुक है सबके साथ। ओके, हाँ जी। तो ये बॉटल जी मैसेज लिख रहे हैं जवाद शहजाद रॉय के लिए। इसको खोलेंगे और इस मैसेज को पढ़ेंगे क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है। हमेशा क्यूरियोसिटी होती है जब भी कोई हमारा गेस्ट आता है और मैसेज लिख के जाता है तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्या लिखा है, क्योंकि हमें उतनी देर इंतज़ार करना पड़ता है जब तक वो गेस्ट हमारे जिनके लिए मैसेज लिखा है वो हमारे शो में आए ना, तब तक वो मैसेज जो है वो इसी बॉटल में कैद रहता है। तो वो क्या जिन है जो इस बोतल में से निकलना होता है, हमें उसका इंतज़ार रहता है जी। अब आप इसको, हाँ, इसको ज़रा रोल कीजिए, इसको बांध के ना, आई मीन लाइक पक्का काम कर रहे हैं हम। उसके ऊपर रॉयल सील लगा के तो इसको बंद कर देंगे इस बॉटल को। इसमें डालिए जी इसको कि खुला ही ना जो गेस्ट है वो भी ना खोल सके, जिसके लिए लिखा गया वो भी ना खोल सके। नहीं, उसको काटना पड़ेगा मेरा ख्याल है कैंची के साथ। नहीं, हमारे पास सारे इंतजाम आते हैं, हम इसको निकाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, ये इसके अंदर एक सेकंड, इसको इसके साथ जाना चाहिए ना इसके अंदर। हाँ ठीक है जी, ये बॉटल हमने इसको लॉक किया है। ये देखें जी, ये अब आप अपने हाथ से इसको जरा लगा दीजिए प्रॉपर्ली। अच्छा, जी, और इसकी बॉटल के पीछे ऑटोग्राफ। अच्छा, ये बॉटल के पीछे, बॉटल के पीछे, हाँ, इधर आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। जवाद इस वक्त बॉटल जी मैसेज लिखा गया है शहजाद के लिए, शहजाद रॉय के लिए जवाद ने लिखा है और इस वक्त जो है बॉटल सील हो चुकी है, मैसेज उसके अंदर है, जवाद उसको साइन कर रहे हैं और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि शहजाद से फ़ौरन रब्ता कायम किया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो कब आ सकते हैं टर्की इस्तांबुल। हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। ये देखिए जी, ये मैसेज इस बॉटल के अंदर है और ये साइन हो चुका है। ठीक है जी, राइट। अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ आ रहे हैं जी और मैं अपने गेस्ट का, स्पेशल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई होप हमने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई है इस बात पे कि बीइंग एन एक्टर यू कैन बी सो माशाल्लाह अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स और यू आर पॉलिटिकली वेरी अवेयर आल्सो and quite intelligent. Thank you very much जी। we are coming towards the end of the program। एक दफ़ा फिर आप लोगों को सबको यौम आज़ादी मुबारक हो और आज़ादी को और फ्रीडम को असल में समझें कि वो क्या है और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। आप लोगों की फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, गेस्ट के साथ, रेसिपीज़ और म्यूज़िक के साथ, टर्की इस्तांबुल से, बॉस्फोरस से, यहाँ इस बोट से, पे मैं आपको दोबारा मिलूँगी। टिल देन जी,